अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि नॉवल बहुत लॉन्ग है, नॉवल भी लॉन्ग है और दूसरी बात ये भी है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं आऊँ और नॉवल अपलोड करूँ। रेगुलर तो मेरा बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। समझो रमज़ान में जो भी वक्त मिल रहा था मैं अपलोड कर रही थी। फिर मुझे लगा कि मैं ईद बाद तक मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि ईद के बाद से ही मैं खुद गायब रही, क्योंकि मेरी सिचुएशन ही ऐसी रही। मम्मी की तबीयत ख़राब रही, फिर हॉस्पिटल के चक्कर, वो सब में बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला। और आप भी जानते हैं कि फिर इससे बढ़कर अगर कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो फिर हमारा माइंड नहीं रहता है कि हम कुछ करें दूसरी चीज़ें। अब उनकी तबीयत ख़राब रही तो माइंड पूरा वहीं था, मैं पढ़ने की सिचुएशन में बिल्कुल नहीं रही, इसीलिए मैं नॉवल नहीं अपलोड कर रही थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं, वो घर भी आ चुके हैं। फिर उसके थोड़े दिन के बाद समझो मैं स्टार्ट करी नॉवल पढ़ना। लेकिन अब क्या होता है कि डॉक्टर के पास लेके जाना, चेकअप वो सब रहता है, उस वजह से भी वक्त नहीं मिल पा रहा था मुझे। अभी भी इसलिए भी मुझे वक्त नहीं मिल रहा है कि मैं एक दिन 2 दिन अपलोड कर रही हूँ, फिर कुछ टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। वजह बस यही है। अभी इंशाअल्लाह बस आप लोग दुआ करें कि वो अच्छे हो जाए, सेहत याब हो जाए और ज़्यादा अच्छे हो जाए बस। फिर मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह मैं ज़रूर रेगुलर 2-2 भी एपिसोड में देते रहूँगी, सच कहती हूँ। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन रही तो नहीं पढ़ सकते हम, आप ही समझ सकते हो। यही मेरी प्रॉब्लम रही। अब आप लोग इंतज़ार करते हो, मुझे नहीं अच्छा लगता है। आप इंतज़ार करते हो फिर मैं अपलोड नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ और आप लोग मेरे एक परिवार जैसे हो। आप लोगों को बताना भी मेरा फ़र्ज़ है। मैंने सोची थी मैं बताऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो खैर अब अच्छे हैं तो मैं रेगुलर पढ़ते रहूँगी। लेकिन उनके चेकअप का ऐसा रहा तो इस वजह से भी फिर मेरा नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने सोचा चलो अब मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि वजह क्या रही है। बात सिर्फ यही है, वरना मैं आप लोगों को तो पता है मैं बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं ऐसा करती हूँ कि नॉवल आज ये करी हूँ तो हफ्ते में एक बार दे रही हूँ, पढ़ रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ऐसी सिचुएशन रही, बस इस वजह से ही, और कुछ भी बात नहीं है। बस वो अच्छे से और अच्छे हो जाए, फिर मैं रेगुलर देते रहूँगी, एपिसोड अपलोड करती रहूँगी। और ये नॉवल भी बहुत लॉन्ग रहा है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ये अब तक का मेरा नॉवल, ये जो मैं पढ़ रही हूँ। नहीं तो बाकी सब भी लॉन्ग रहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। इसके वजह से भी ज़्यादा टाइम लग ही जा रहा है। अब आप लोग मेरी सिचुएशन भी समझ रहे होंगे और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग समझते हो। मैं अपनी जो प्रॉब्लम बताती हूँ आप समझते हो। आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि मैं सच बोल रही हूँ, बहुत अच्छे हैं आप सब, सच में। एक आप लोगों के साथ एक रिश्ता है मेरा बंधा हुआ, मैं बता नहीं सकती आपसे। ऐसा लगता है मेरा माइंड वहाँ पे भी यहाँ पे रहता है, आप लोग वेट कर रहे हो, ये वो, मैं मतलब ये भी चीज़ें सोचती हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं नॉवल अपलोड करूँ भी, और जो जो सेकंड सीज़न भी रह चुके हैं वो भी अपलोड कर सकूँ, और जो आप लोगों की आपकी रिक्वेस्ट है वो भी अपलोड कर सकूँ। ठीक है, अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए करती हूँ मैं नॉवल स्टार्ट। नॉवल नेम है हिस्सारे मोहब्बत सीज़न 2 बाय आन फातिमा, लास्ट एपिसोड पार्ट 2। फ़हीम, फारिया, फ़हद, अनाबिया की शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही थी। इन्हीं तैयारियों में मसरूफ़ इन सब का एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहता था। इस दिन सब इकट्ठे होते ही आखिर में उन्होंने शादी के दिन रख लिए थे, क्योंकि पहले ही परिशे फारिया फ़हीम की बदौलत बहुत ताख़ीर कर चुकी थी। उन्होंने बार बार अज़लान शाह से इस बाबत की थी कि फ़हीम की गैर मौजूदगी में ही चाहे अनाबी की रुखसती दे दें, लेकिन उन्होंने संजीदगी से इनकार कर दिया था, क्योंकि अभी फ़हद को पूरे तरीके से स्टैंड होने में वक्त दरकार था और वो चाहते थे कि दोनों भाई बहन की शादी इकट्ठी हो जाए। वो भी इनकी बात का मफहूम समझते ताईदी अंदाज में सर हिला गई थी। फ़हीम ने उस दिन के बाद भी शादी की तारीख रखते ही फारिया से बात करते मामला सुलझाना चाहा, लेकिन वो तो जैसे उसके हाथ ही नहीं आ रही थी। ना जाने इन 2 सालों में से कौन से पर लग चुके थे। फ़हीम को शिद्दत से उस पुरानी फारिया की याद सताई थी। अनाबी उसे खबर मिली थी कि उसने शादी की बात पर खूब रोला मचाया हुआ था। वो तो शादी से इनकार कर रही है, जिसे सुनकर शदीद अश्तान में इसमें समेट आया था।
वो तन फन करता उसके कमरे में पहुंचा था, लेकिन इस दिन इसने दरवाजे को अंदर से बंद करते इसके तीश को मजीद हवा दी थी। लेकिन आज फिर उसकी वही हरकत का मुलाहजा करते फ़हीम से रहा ना गया। तभी लाउंज में बैठे बातों में मसरूफ़ अफराद से माजरत करता उसके कमरे की जानिब चल दिया था, क्योंकि अब बराह रास्त बात करना बेतहाशा ज़रूरी हो चुका था। उसे बाहर पहुंचते ही हौले से दरवाज़ा बचाया और खुद पैंट की जेबों में हाथ डालते इसके जवाब के इंतज़ार करने लगा। वक्तन वक्तन इसकी निगाहें पूरे घर में घूमने में मसरूफ़ थी। इसे ये मानना पड़ा था कि गुज़रे 2 सालों में घर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो गया है। कमीन अंदर से आने वाली फारिया की मतरनम आवाज़ पर वो मुश्किल से दिल संभालते दरवाज़ा वाक करते अंदर दाखिल हुआ तो वो ज़मीन पर नीम दराज पेपर पर स्केचिंग में मसरूफ़ थी। गुलाबी रंग का ट्राउज़र शर्ट पहने जिस पर मिकी माउस बने हुए थे। इसका बच्चों वाला लिबास देखते उसे बेतहाशा हंसी आई थी। इसे गहरी निगाहों से उसे देखते बेखबर अपने काम में मसरूफ़ इसकी जानिब कदम बढ़ाए, जिसने अपने लंबे घने बालों को ऊंची पोनी में कैद किया हुआ था। लंबी पलकें सायाब फगन थी, जबकि लब धीमे धीमे कुछ गुनगुना रहे थे। इसे हौले से गला खनकारते अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया तो फारिया की हरकत करते हाथ बेसाख्ता थमे। इसे पेंसिल एक जानिब रखती ठिठक कर निगाहें ऊपर उठाई थी, लेकिन अपने सामने खड़े फ़हीम को देखते उसकी सीटी अगले ही लम्हे गुम हुई थी। उससे हड़बड़ाहट में जल्दी से बुक बंद करते अपने दुपट्टे की तलाश में निगाहें घुमाई थी। शिद्दत से जी चाहा कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। उसके सामने बगैर दुपट्टे का तस्वुर ही इसकी इस कदर शर्मिंदगी से भरपूर था। इतना हड़बड़ा क्यों रही हूँ? शौहर हूँ मैं आपका, आपको हर तरीके से देखने का हक है मुझे। फ़हीम ने संजीदगी से बोलते भवें उचकाई थी, लेकिन लहजा लू देता था। इसे गहरी बोलती निगाहों से सर तपा इसका जायज़ा लिया। इसकी बात पर फारिया ने चौंक कर उसकी जानिब देखा, जिसके चेहरे पर नरमी भरे तासरात रकम थे, और वो समझ चुकी थी कि ऐसा क्यों है। आप रात के इस पहर एक लड़की के कमरे में बिना किसी इजाज़त के क्या कर रहे हैं? वो इसकी बात को सिरे से नज़रअंदाज करती दुपट्टे की फिक्र छोड़ते दोनों हाथ सीने पर बांधती जरा करने के मूड में थी। चेहरे पर सर्दपन औदाया था। फ़हीम ने सताइशी अंदाज में भवें उचकाते उसके सीने पर बंधे हाथों को एक झटके से खोला था। इसके हाथों का लम्स अपने हाथों में महसूस कर दी। वो जी जान से काँपी थी। वो लड़की मेरी बीवी होती है, फ़हीम शाह की ज़िंदगी होती है, और इसके कमरे में आने के लिए मुझे किसी की भी इजाज़त दरकार नहीं, ख़ास तौर पर आपकी, क्योंकि मेरी हाँ में ही आपकी हाँ होनी चाहिए। और अगर मेरा यहाँ आने को दिल चाहेगा तो आपको भी मेरी हाँ में हाँ मिलानी होगी। माइंड इट माई मिकी। वो इसकी कलाइयों की निप्स को हौले से सहलाते गंभीर परतपिश लहजे में गोया हुआ तो फारिया की जान पर बनाई। उसे हलक तर करते फ़हीम की जानिब देखा, जो मोहब्बत भरी निगाहों से उसका सहमा सहमा चेहरा तक रहा था। मुझे इस वक्त आपसे कोई बात नहीं करनी है, जाए यहाँ से। वो इसके हाथ से ज़ोर से झटकती तल्खी से बोली। उसके सामने होने से वो कमज़ोर पड़ने लगी थी, वो जो कतई नहीं चाहती थी। वो भी बार बार इसकी निगाहों के सामने आते ना जाने क्या जताना चाहता था। शादी से इनकार क्यों कर रही हो? वो भी अब तमाम बिलाए ताक रखते मुद्दे की बात पर आया था। चेहरे पर गरकती छा चुकी थी। फारिया ने निगाहों का जाविया बदला। मेरी मर्जी। वो अपनी स्केचिंग की चीज़ें उठाकर शीशे के मेज़ पर रखती हठधर्मी से गोया हुई तो फ़हीम ने बेसाख्ता उसके अंदाज पर दांत पीसे थे, जिसकी कोई कल उसे सीधी दिखाई नहीं दे रही थी। फारिया, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चुप करके बताओ कि क्या मसला है। लड़ाई जब मेरे साथ है तो इस सब में घर वालों को परेशान क्यों कर रही हो आप? अब की बार सख्त लहजे में बोला तो इसके लहजे पर फारिया के हलक में आंसुओं का गोला साटका, जो वो किसी पर जाहिर करने से पहले हलक में उतार गई थी। इस फारिया को भी तश्कील देने वाले आप ही हैं। मैं शौक से ऐसी नहीं हुई, मुझे पर दबाव डाला गया है आपकी तरफ से। वो फाड़ खाने वाले अंदाज में गोया हुई तो फ़हीम ने होंकों की तरह उसकी सिम देखा। फारिया ने नागवानी से सर झटका। और रही बात आपसे नाराज़गी की तो मैं सब जानते बूझते कैसे शादी के लिए हामी भर लूँ, वो भी आपके साथ। वो मुंह बनाते बोली तो फ़हीम ने बेबसी से अपना सर मसला था। इस दौरान वो अपना दुपट्टा सोफे से उठाते अपनी इतराफ़ में ओढ़ चुकी थी। फ़हीम ने एक गहरा सांस फिज़ा के सुपुर्द किया। चुप करके शादी के लिए हामी भरो, वरना फिर मैं रुखसती के बगैर ही हस्बैंड वाइफ की तरह रहना शुरू कर दूंगा। आप पर यह मुनस्सर है कि आप क्या चाहती हो, मुझे तो कोई मसला दरकार नहीं। वो कंधे उचकाते हुए मायने खेजी से बोला तो फारिया की इसकी बात का मफहूम समझने की कोशिशों में पर सोच निगाहों से उसकी जानिब देखा। मैं अभी अनाबी आपी को बताती हूँ कि आप ऐसे कह रहे हैं। वो इसे खुद तो समझ नहीं लगी, अलबत्ता इसकी बात पर वो तिनक कर बोली। इसके लहजे से साफ जाहिर था कि वो अभी भी इस बाबत कुछ नहीं जानती। फ़हीम अपना सिर पीट कर रह गया था। सोने पर सुहागा इसके अनाबी आपी की रट किसी फापिक कटनी के पास वो अपनी मासूम बीवी को छोड़ गया था, जिसने ना जाने उसे क्या बना दिया था।
फ़हीम ने कुछ सोचते चमकती आंखों समेत उसे अपनी सिमत खींचा था। वो उसकी मुंह में उंगलियों में अपनी मजबूत उंगलियां फंसाई थी। हस्बैंड वाइफ की बातें प्राइवेट होती हैं, वो सबसे नहीं करते, ओके? बाकी जो भी नाराज़गी है मेरी जान की, मुझसे वो एक कॉपी पर लिख ले, मैं तफसील से सुनकर अपने अंदाज में जवाब दूंगा। वो उसकी सबिहा पेशानी को अपने लम्ब से महकाता हुआ फारिया का दिल धड़का गया था। फारिया ने आंखें मूंदते जैसे उसकी मौजूदगी को महसूस करना चाहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी मजबूत हिसार में आ गई हो, वो इसकी कैद में फड़फड़ा कर रह गई। बाकी बातें तो वैसे भी इसके सर से गुजर गई थी। फ़हीम ने इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते इसके कंधारी गालों को सहलाया था। फारिया की पल के सुरकार इस पर साया फकिन हुई। इसने भी तो अब ये मज़ाहमत बिल्कुल तर्क कर दी थी। फ़हीम इसके अदा में मसरूर होते बेइख्तियारी के आलम में झुका और इसके गालों को हौले से अपने लम्ब से मजीन करते पीछे हुआ। फारिया इसकी हरकत पर लजर गई थी। इसने अपना खुश्क होता हलक तर करते ज़रा सी पलकें उठाते उसकी जानिब देखा, जो परशोक निगाहों से उसे तक रहा था। मेरे पास ज़रा बड़ी होकर आना, बहुत हिसाब चुकता करने हैं, और अब आपको इतने करीब से देखकर तो सब्र एक नामुमकिन सी चीज़ है। वो हौले से उसकी नाक दबाता पीछे हुआ तो फारिया ने सुर्ख चेहरा समेत शिकायती अंदाज में उसकी जानिब देखते निगाहों का जाविया बदल लिया था। फ़हीम ने ज़रा सी निगाहें फेरते मेज़ पर रखी स्केचिंग की बुक की जानिब देखा, जिस पर अब वो अभी कुछ काम कर रही थी। इससे पहले कि वो हाथ बढ़ाते उसे छूता, फारिया ने सरत से उसे टोक दिया, ओए। इसके टोकने का अंदाज ही ऐसा था कि फ़हीम के माथे पर शिकने नमूदार हुई। इसने आंखों में सरत पन लिए उसकी जानिब देखा तो वो अपनी बेखुद सा हरकत पर सटपटा कर रह गई। मेरा मतलब है आप जाएं यहाँ से, किसी की चीज़ों का हाथ बिगैर पूछे नहीं लगाना चाहिए। और अब मेहरबानी फरमा कर ये सस्ता डायलॉग मत झाड़िएगा कि मेरी बीवी की चीज़ें हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत बोरियत महसूस होती है सस्ते आशिकों वाला डायलॉग। वो इसकी साफ सुथरी करते बाहर का रास्ता दिखाते बोली तो फ़हीम ने जब से मुठियां भींची थी, कनपट्टी की रगें बाहर को बराई थी, लेकिन वो फिलहाल इसे कुछ कहना नहीं चाहता था। ये तो कुछ दिनों में ही आपको पता चल जाएगा ये आशिक आपका सस्ता पड़ता है या महंगा, वो भारी लहजे में बोला, लेकिन जवाब में इसने बाहर की जानिब इशारा किया। आप एक बार मेरे साथ लगो, ज़रा पुरानी फारिया बना डालूंगा। कम से कम बात तो सुनती थी अपने दोस्त की, अब तो ना जाने कौन सी दुनिया की डॉन बनी फिर रही है। सारे पर काट दूंगा जिनकी मदद से हवाओं में उड़कर मुझे तंगी का नाच नचाने की कोशिशों में हूँ। वह अपने मुंह पर बंद होते दरवाजे को शर्बार निगाहों से घूरते दिल ही दिल में फारिया से मुखातिब था। इसी तरह बिलाखिर शादी का दिन भी आ पहुंचा। सुबह से ही सब अफरा तफरी में काम करने में मसरूफ थे। फंक्शन का इंतज़ाम घर के लॉन में ही किया गया था। फारिया ने इस दिन के बाद खामोशी से रजामंदी दे दी थी। सबको इसके अचानक खामोश हो जाने पर तहज्जुस ने आन घेरा था, लेकिन किसी ने पूछना गवारा नहीं किया। अभी भी लॉन को सुर्ख फूलों की खूबसूरती से आरास्ता किया गया था। फारिया को तो वैसे भी वो फूल कुछ ज़्यादा ही पसंद थे, तभी तो वो उड़ती ही फिर रही थी। उसे फ़िलहाल शादी की बाबत कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इसके लिहाज से तो फ़हीम से नाराज़ थी। सजावट का ख्याल रखा गया था, सब ने इस शादी पर ही सब शौक पूरे किए थे, क्योंकि शाहविला की आखिरी शादी थी, तभी सब लोग ज़्यादा ही परजोश थे। लॉन को शुरू से ही बरकी कमकमों और लड़ियों से सजाया गया था। इसी रोशनी की बदौलत रात में भी दिन का मंजर मालूम हो रहा था। महरम अजरा वगैरह अपनी तैयारी मुकम्मल करते अजलान शाह और अफान शाह के साथ मेहमानों को रिसीव करने में महू थे। माजा पहले ही शाहविला आ चुकी थी। जल्दी करो लड़कियों, वो लोग आने ही वाले होंगे। कौन सा मीलों दूर घर है, जाओ लीजिए और माजा तैयारी मुकम्मल करो अपनी। महरम ने इन दोनों को किचन में मसरूफ देखते डपटने वाले अंदाज में कहा, तो वो दोनों इस बात में सर हिलाते कमरे की जानिब चल दी। माजा ने अपने कमरे का रुख किया, जबकि लीजे ने अपने हुरीन तो सो रही थी। अलबत्ता लियान कमरे में अदियान के पास था, तभी वो परसुकून थी। वो कमरे का दरवाज़ा हौले से वाँ करती जो ही कमरे में दाखिल हुई तो इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। इसे सदमे की कैफियत में बेड के पास ज़मीन पर दिखा जालियान पूरी शान से बैठा, लोशन ज़मीन पर गिराए उसे चखने में मसरूफ था। वो तकरीबन भागने वाले अंदाज में इसके करीब पहुंची और इसके हाथ से लोशन लेते साइड टेबल के दराज में रखा था। लियान, ये क्या हरकतें, बाबा कहाँ हैं आपके? इसे उसके मुंह पर हौले से थप्पड़ लगाते गुस्से से इफ्तिजार किया। पहले तो वो 2 मिनट रोने वाले अंदाज में लब फैलाए उसे देखता रहा। माँ ने एकदम से वो चीखे मार कर रो दिया। लीजे जो अदियान की तलाश में तायराना निगाह दौड़ा रही थी, उसके गला फाड़ने के रोने पर वो हड़बड़ाते हुए होश की दुनिया में वापस आई और झट से उसे अपनी गोद में लेते झलाने लगी।
उसकी आवाज़ पर ग्लास डोर में फ़ोन में मसरूफ़ अदियान भी सरहद से अंदर दाखिल हुआ तो उसे लीजे की गोद में रोता देख भागने वाले अंदाज में इस तक पहुंचा था। क्या हुआ उसे परेशानी से लीजे से इस्तफसार करते उसकी जानिब हाथ फैलाए, लेकिन इसके जाने से कबल ही लीजे ने इसे दूर कर दिया। आप जाए यहाँ से, ऑफिस जाएं, ऑफिस के काम करें, घर करने ही क्या आते हैं। मैं तो कहती हूँ ऑफिस घर में ही खोल लें। वो उसकी लापरवाही पर दांत पीसते हुए बोली तो अदियान ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। इसका मुंह और हाथ क्यों इतने गंदे हैं। वो लियान इसके बाल संवारते संजीदगी से इस्तफसार किया, जिसने मुंह और हाथों पर अच्छा खासा लोशन मला हुआ था। लीजे ने उसकी बात पर तंग निगाहों से उसकी जानिब देखा। कमरे में कौन था, इसे कवड़े तेवरों समेत सवाल किया तो अदियान ने बेसाख्ता खुद की जानिब इशारा किया। मैं था और कौन था, इसे माथे पर बल डालते जवाब दिया। नहीं ना, आप अकेले नहीं थे, ये सपूत भी थे आपके, जिन्हें आप फरामोश कर चुके थे और ये अपने मुंह पर लोशन मलने का फरीजा सर अंजाम दे चुके हैं। वो जले कटे दिल के साथ बोली, जिसने अपने कपड़ों को भी अच्छा खासा सत्यानाश मारा हुआ था। मैं समझा ना जाने क्या हो गया है जो मेरा छोटू सा बेबी इस कदर नाराज़ हो रहा है। वो लियान के मौजूदगी की परवाह किए बगैर उसके माथे पर मोहब्बत भरा बूसा देते बोला तो लीजे ने उसकी हरकत पर सटपटाते सुर्ख चेहरा समेत उसे घूरने लगी। घूरा तो लियान ने भी था, लेकिन इसके घूरने की वजह इन दोनों की ही समझ से बिलातर थी। मम्मा बेबी नहीं, लियान बेबी है। वो अदियान के ही तरह माथे पर बल डालते बोला तो अदियान ने सताइशी अंदाज में उसकी जानिब देखते उसे बाहों में भरा था। अदियान दे मुझे, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। लीजे जो इसकी सफाई पसंद तबीयत से वाकिफ थी, इसके गुस्सा होने से खौफ से लियान की जानिब हाथ बढ़ाते हुए बोली, जो अभी भी गुस्से में लग रहा था, कुछ नहीं होता। वो लीजे को अपनी बाजू के घेरे में लेता अपने मखसूस अंदाज में गोया हुआ तो वो निहारती निगाहों से इन दोनों को दिखने लगी। अरे मेरा बेबी क्यों ऐसा गुस्सा कर रहा है। लीजे इसका गाल खींचती मोहब्बत से बोली तो लियान ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। अदियान ने आंखों ही आंखों में उसे इशारा किया था। लियान तो बाबा मम्मा दोनों का बेबी है, लेकिन मम्मा ऑलवेज कम्स फर्स्ट फॉर यू। बाबा मेरी जान, आप हमारे बेबी और मम्मा बाबा का छोटू सा बेबी। बस की नाक से नाक रगड़ते समझाने वाले अंदाज में बोला। लियान को कुछ समझ ना आई, अलबत्ता वो मुस्कुरा कर इन दोनों को देख गया था। मुस्कुराते हुए इसके लब जिस अंदाज में फैले, अदियान ने जिगर जिगर करती निगाहों से लीजे की जानिब देखा और इसके कंधारी गाल पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ा। इसकी बेशर्मी पर वो दांत पीस कर रह गई। ये क्या था और किस लिए था, इसे बज़ाहिर मुस्कुराते पूछा, वरना दिल में तो उबाल उठ रहे थे। ये इस नन्हे से वजूद को मुझे देने के लिए और मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि लीजे ने अदियान को मुकम्मल किया है। इसकी जो मुस्कुराहट है वो इसने मेरे छोटू से बेबी से चुराई है, तभी इसका क्रेडिट सारा का सारा तुम्हें चाहता है। वो एक बार फिर बोलते इसे मस्मराइज कर गया। लीजे ने नम निगाहों से उसकी जानिब देखा था, जिसने गुजरे सालों में से ये बखूबी बता दिया था कि वह अदियान शाह के लिए क्या अहमियत रखती है। चले अब ये सब बातें छोड़े, इसे मुझे दे और आप चेंज कर लें, मैं इतनी देर में इसे तैयार कर देती हूँ। वो इसके हाथ से लियान को थामते बोली तो अदियान इस बात में सर हिलाते वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। लीजे भी लियान के साथ मसरूफ़ हो गई थी। माशाल्लाह, किस कदर हसीन लग रही हो तुम दोनों। माजा इन दोनों को थोड़ी सी मोहब्बत से छूती हुई बोली तो अनाबी तो इसकी बात पर दिलकशी से मुस्कुरा दी, जबकि फारिया ने सपाट निगाहों से सबकी जानिब देखा था। अनाबी डीप सुर्ख रंग पर टील गाउन पहने, सर पर सेट किए गए हल्के काम वाले दुपट्टे में मेकअप ड्रेस की मुनासिबत के लिहाज से किया गया था। वह बेतहाशा हसीन लग रही थी, जबकि फारिया ने भी उसके जैसे गहरे रंग की लहंगे के साथ घुटनों को छूती फ्रॉक पहनी थी। दुपट्टा सलीके से सर पर सेट किए वो वाकई दमक रही थी। फारिया ने, जिसने आज तक मेकअप की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं लाई थी, हल्के फुल्के मेकअप में ही इसका हुस्न निखर आकर सामने आया था। माजा की बात की तायद अंदर आती लीजे ने भी भरपूर अंदाज में की थी, जो सियाह रंग के घुटनों को छूते फ्रॉक के साथ शरारा जेबतन के बालों को क्रल्स डाले घर की बड़ी बहू होने का हक अदा कर रही थी। इन सब ने साथ ही इसकी तारीफ भी कर डाली थी। माजा ने भी लीजे जैसा ही लिबास जेबतन किया था। इन दोनों ने अनाबी की शादी की तकरीब के लिए एक जैसी ही शॉपिंग की थी। हुरैन जो अनाबी के पास ही खड़ी उसके साथ सेल्फी ले रही थी, बेसाख्ता उसका और फारिया का गाल चुम गई। फारिया तो सच में पहचानी नहीं जा रही, आज तुम फहीम भाई गए। लीजे इसकी गाल पर हाथ रखते मायनी खेजी से बोली तो ना चाहते हुए भी अपना लहू होता चेहरा झुका गई थी। चलो भाई, हम अनाबी और फारिया के सैया जी को खुश आमदीद करते हैं। तुम दोनों पर सुकून रहो और फारिया जल्दी से वो चूड़ियाँ पहन लो। माजा ने हुरीन को गोद में उठाना चाहा था, लीजे ने उसकी तबीयत का ख्याल करते इसे गोद में उठा लिया था। माजा तश्कर से उसे देखती बाहर की जानिब चल दी। फारिया भी अफरा तफरी में अपना काम करने में महू हो चुकी थी। इन सब ने चंद रिश्तेदारों को ही बुलाया था। सब इस वक्त शाहबिला के लॉन में मौजूद खुशखपियों में मसरूफ़ थे। कुछ ही देर में लड़के वालों का इस्तकबाल शानदार तरीके से किया गया था। शादी चूँकि ख़ानदान में ही थी तो इनकी जानिब से भी रिश्तेदार कम ही थे।
अफान शाह ने रोशानी के सर पर हाथ रखते अम्मास को गोद में उठा लिया था। अलबत्ता लियान अजलान शाह की गोद में था। अदियान भी ब्लैक रंग का करारा कुर्ता शलवार जेब तन किए, इस पे भूरे रंग की शॉल ओढ़े अपनी सहरंगी शख्सियत की बदौलत पूरे माहौल पर छाया हुआ था। रैम ने उसके गले मिलते उसके साथ ही जगह संभाली थी। माजा, तुम सुकून से बैठ जाओ, हम देख लेते हैं। रोशा ने उसे थामते पास रखी चेयर पर बिठाया तो पास बैठी मंथा ने मुस्कुराती निगाहों से उसकी जानिब देखा था। माजा भी उसे देखते हौले से मुस्कुराते हिजाब से हाल हवाल पूछने में मसरूफ हो गई। लीजा और रोशा ने सब कुछ संभाल लिया था। फहद और फहीम दोनों अपनी परकशिश शख्सियत समेत परेशान से सोफे पर बरजुमान अपनी अपनी कीमती मताए जान के महो इंतजार थे। वो दोनों क्रीम कलर की शेरवानी में, ओहो मेरी ज़बान बहुत लड़खड़ा रही है, वो दोनों क्रीम कलर की शेरवानी में मलबूस थे जिस पर डल गोल्ड कलर काम हुआ था। फहद तो फूल ही नहीं समा रहा था किस कदर मुश्किल था ये सफ़र, लेकिन इस सफ़र में जितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, एहतमाम इतना ही खूबसूरत होते सारी तलकियों को धो गया था। इसे मुस्कुराते हुए फ़हीम की जानिब देखा तो वह अंगूठी की मदद से उसे बेस्ट ऑफ लक कह गया था। बड़ी तमन्ना थी दिल में कि आप दोनों के दरमियान मैं होता, लेकिन मेरी तमन्ना तमन्ना ही रही, मंथा का रूप नहीं धार सकी। ऐन इसी लम्हे रब्बान जो इन दोनों को इशारों इशारों में बातें करते देख रहा था, इनके करीब बातें ठंडी आह भर के बोला तो वो दोनों मुस्कुराहट दबाकर सर झटक गए थे। इस कदर जुल्म मुझ मासूम पर, खुद तो दोनों शहादस्तान के सफ़र पर निकल चुके हों और मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि सिंगलस्तान में ही रह जाऊंगा। कितनी ख्वाहिश थी मिंगलस्तान में तुम लोगों के साथ दाखिल हो जाऊं, लेकिन मैं जानता हूं ये तेरी ही बद्दुआओं का नतीजा है। वह मसनूई आहें भरते आखिर में ज़रार की जानिब इशारा करते दांत पीसते हुए बोला तो इसने भी जवाबन फ़क्रिया अंदाज में कॉलर उचकाए थे। अब मेरे साथ भी तो कोई होना चाहिए ना। ज़रार ने फ़ौरन ही साइम खान का ख्याल करते मासूमियत का लबादा उड़ा था, जबकि रब्बान इन सब की आमद से अनजान था। बच्चों तो देखी, बच्चे तो मेरे ही होंगे ही पहले, वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। अयान जो इन सब के साथ मौजूद था उसकी बात पर तिल मिला कर रह गया, जिसमें ना तो कोई शर्म थी ना हया। फहद और फहीम अयान के बदलते तेवर देखते बड़ी मुश्किल से कहका जब्त किए हुए थे। अपनी इस बेहुदा गुफ्तगू को कमरे तक महदूद रखें। अदियान शाह की सर्द आवाज़ पर रब्बान हड़बड़ाते हुए झटके से रुख मोड़ते इन सब की जानिब मतवज्जा हुआ था, जबकि बाकी सब इसका सफ़ेद पड़ता चेहरा देख कर चेहरा झुकाए मुस्कुराहट दबा गए थे। हमारे घर के बच्चे सारे ही ऐसे मुंह फटे, इनमें वैसे कुछ बड़े भी शामिल हैं। अजलान शाह ने रब्बान की बात पर लतीफ़ सा तंज किया तो वो मज़ीद खज्जल हो गया। औरत ने हैरत से इनका अंदाज देखा था। मान सबको हंसता देख वो इसका भी फहमाइशी कहका उबल पड़ा। जी जी पापा, पापा यह फुप्पा होना चाहिए, या पापा लिखा हुआ है। हाँ जी फुप्पा, मैं अच्छे से जानता हूँ इन बुजुर्ग लोगों को जिनमें फहरिस्त अफान फुप्पा और अयान फुप्पा है। रैम ने दांत नकुसते बरकस्ता जवाब दिया तो वो दोनों इनकी बात पर खज्जल से हो गए। मास खान ने शाबाशी के तौर पर इसका शाना थपथपाया और साइम खान ने इसकी बात पर इसे एक ज़बरदस्त घुरी से नवाजा। चलो जल्दी करो, लड़कियों को लेकर आओ बाहर, ताखिर मत करो। मैरम और परीशे ने बेवक्त अजराज हिजाब को मुखातिब किया तो वो दोनों इस बात में सरीला थे। उनके कमरे की जानिब चल दी। आयत, लीजे और रोशा ने पहले ही उनके कमरे में मौजूद थी। चंद ही पल बाद आयत और अजरा के हमरा वो नीचे लॉन की शुमाली जानिब बनी मसनूई आबशार के करीब बनने छोटे से स्टेज की जानिब बढ़े थे। सब मेहमानों ने गर्दन मोड़ते सताइशी अंदाज में उनकी जानिब देखा था। चेहरा तो अलबत्ता जालीदार कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन बाकी चीज़ें देखने से बखूबी अंदाज़ा हो रहा था वो किस कदर हसीन लग रही होंगी। स्टेज पर बैठे फ़हीम और फहद जो इन्हीं के महू इंतज़ार थे, अपनी अपनी जगहों से उठ खड़े हुए थे। अजरा और रोशानी ने अनाबी को फहद के करीब लाते खड़ा किया और शरारती निगाहों से उसकी जानिब देखा। चाहिए या ले जाए वापस? रोशानी ने भवें उचकाते शरीर अंदाज में इस्तफसार किया तो अहद ने बेसाख्ता उसे वक्त का एहसास दिलाया था। ऐसे ही ले जाए, हम उठाकर ले जाने की बेहिम्मत रखते हैं, फिर ना कहिएगा कि बेशरम था, सारी हदूद फालांग गया। वो भी जवाबन अपनी असली अंदाज में मस्करेपन से गोया हुआ। अनाबीस के जवाब में धड़कते दिल समेत चेहरा झुका गई थी। मास खान ने उसे बेसाख्ता उसका कान पकड़ कर मरोड़ा था। यार डैड, कोई तो इज्जत रहने दे, दूल्हा हूँ आज, वो मुँह बनाते हुए बोला तो रोशा ने खुद ही आगे बढ़ते उसका नरम व नाजुक हाथ इसके हाथ में थमाया तो फहद ने सुकून से उसे ऊपर चढ़ाते हुए अपने मुकाबिल किया था। इनके बैठते ही लीजे, महरम और आयत फ़हीम की जानिब मतवज्जा हुए। ले भाई फ़हीम, आपकी अमानत, लीजे ने भी शरारत आमेज़ लहजे में कहा तो फ़हीम ने जिगर जिगर करती निगाहों से अपनी ज़िंदगी की जानिब देखा जो हर गुजरते लम्हे के साथ साथ
इसकी धड़कनों में भी बसती जा रही थी। बहुत नवाजिश लीजे इस इनायत के लिए। वो सीने पर हाथ रखते झुकने वाले अंदाज में बोलते इसे एक एहसास की मानीन कबूल कर गया था, और इसी लम्हे वो फारिया को अपनी इस अदा से अपना मज़ीद तस्खीर कर गया था। अप्पू, लियान की आवाज़ पर सबने चौंक कर नीचे देखा, जब वो इसके लहंगे को थामते खींच रहा था ताकि उसे उठाया जाए। फ़हीम ने दांत पीसते हुए साफ़त की पुड़िया को देखा, जिसे वो लौट कर बार बार समझा चुका था कि वो इसकी चाची है, लेकिन वो अपनी हठधर्मी से बाज ना आते पक्का ये साबित कर गया था कि वह अदियान शाह की औलाद है। लियान फुप्पू नहीं, चाची। हमास को फ़हीम की पट्टी अच्छी तरह से रटी हुई थी, तभी वो समझदारी से बोला। इसकी बात पर मंथा ने चट्टाचट इसके गाल चूम डाले थे। रैम, इसे पकड़े ज़रा प्लीज़। माजा ने थके थके अंदाज में बोलते अपनी गोद में चढ़ी हुरीन को रैम के हवाले किया, तो रैम ने तफक्कर से उसकी जानिब देखा। तबीयत ठीक है बिल्ली? वो उसके गाल पर हाथ रखता हुआ मोहब्बत से बोला, तो वो तसल्ली आमेज़ अंदाज में इस बात में सारी ला गई थी। फ़हीम ने मुस्कुराती निगाहों से इसका नौखे सरापा आंखों के रास्ते दिल में उतारते उसकी जानिब अपनी मजबूत हथेली फैलाई थी। इसकी फैली हथेली देखते मान किसी ख्याल के तहत फारिया की निगाहें चमक उठी। इसने चोर निगाहें अपनी तरफ में डालते सरत से लियान को गोद में भर लिया था। सब होकों की तरह उसकी जानिब देख रहे थे, जिसे अपने दुल्हनपन का भी ख्याल नहीं था। फारिया, गिव मी योर हैंड, आई एम वेटिंग फॉर यू। फ़हीम ने धीमे गहरे लहजे में से बावर कराया था। सॉरी, आई एम लिटिल बट बिजी राइट नाउ। जवाबन इसने बेनियाजी से दो बदू जवाब दिया। चेहरा उसकी फैली हथेली को देखते सुर्ख पड़ रहा था। फ़हीम ने उसकी हठधर्मी पर जब से गहरा सांस भर कर रह गया। फारिया, हाथ दो इसे, वो इंतजार कर रहा है। दुल्हन हो, कुछ तो ख्याल करो, सब तुम्हें ही देख रहे हैं। लीजे ने दांत पीसते हुए इसके कान में सरगोशी की, तो फारिया ने झिझकते हुए इसकी जानिब देखा। मैं क्यों शर्म करूं? शर्म इन्हें करनी चाहिए। सबकी मौजूदगी में हाथ देखे कैसे फैला रहा हुआ है। वो मुंह बनाते हुए बोली, तो सबकी सरसराती आवाज़ पर अपना वो सर पीट कर रह गए थे। मां नदिया ने संजीदगी से लियान को इसकी गोद से लेते हाथ थामने का इशारा किया, तो वो अपना लजरता छोटा सा नाजुक हाथ इसकी हथेली पर रख गई। फ़हीम ने इसका हाथ थामते इसे सोफे पर बैठने में मदद दी। फ़हीम ने उसके करीब ही जगह संभाल ली। इसका बाजू फारिया के बाजू से मिस हुआ, तो वो उछल कर उससे दूर हुई थी। फ़हीम ने परतपिश निगाहों से उसकी सिम देखते इसका हाथ थामते सहलाया था। वो फिलहाल कुछ नहीं बोल रहा था, मगर इसका एक एक अंदाज इसकी शिद्दतों से आश्कार कर रहा था। फ़हीम हौले हौले उसे रिलैक्स रहने की सरगोशी करते इसका हाथ भी सहला रहा था। अनाबी की जगह संभालते ही फहद जानबूझकर बार बार इसकी बाजू से बाजू मिस करता, जिसके बदौलत वो जालीदार घूंघट के पीछे से ही उसे एक ज़बरदस्त किस्म की घुरी से नवाजी थी। अभी भी फहद ने जानते बूझते उसके कंधे से कंधा टकराया था। यही अनाबी की हिम्मत जवाब दे गई थी। अगर अब तुम मेरे साथ चिपके ना, तो कसम से इस दरख्त से चिपका आऊँगी, जितनी मर्जी खुजली करना, ऊपर नीचे होते। वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली, तो फहद ने खून आशाम निगाह से उसकी जानिब देखा, जिसे कोई लेना देना नहीं था कि वो दुल्हन बनी बैठी है। फहद मन ही मन में मुंह बसोर गया था। कुछ रसूमात के बाद रुखसती का शोर बुलंद हुआ। चलिए भाई, अब हमें इजाज़त दे, फिर वलीमे की तैयारियां भी करनी है। मास खान ने सबसे इजाज़त चाही। अनाबी के सर पर दुपट्टा एक बार फिर सेट किया गया। अफान शाह और अजरा से मिलते वो महरम और अजलान से मिली, और बाकी सब से मिलते वो फ़हीम की जानिब बढ़ी और धुंधली निगाह से उसकी सिम देखा। मेरी बीवी को बिगाड़ कर रख दिया है तुमने। फहद उसे किसी सूरत न बख्शना। वो शिकवा की निगाह से उसे देखता बोला, तो अनाबी भी नम निगाहों समेत हंस दी थी। फ़हीम ने उसे अपने सीने में भींचा था। फहद, खबरदार जो मेरी बहन को रुलाने की कोशिश की तो। अदियान ने उसके कुछ करने से पहले ही फहद के कान खींचे, तो वो सर खुजा कर रह गया। कुछ ही देर में वो इन सब के मोहब्बत के साए में इस घर से रुखसत हो गई थी, जहाँ वो पली बड़ी थी। लीजे ने धुंधली निगाहों से अदियान की जानिब देखा था, और इसने उसे अपनी शानी से लगाया था। मम्मा, नो। अलियान इसकी आंखों में आंसू देखते बेसाख्ता बोला। इन दोनों को बखूबी अंदाजा हुआ था कि शायद उसे भी अदियान की तरह इसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। लीजे ने मोहब्बत से उसका गाल चूमा था। वैसे तुम्हें रोता देख मैं भी तो टोकता था, मेरे साथ तो कभी ऐसा मोहब्बत का मुजाहरा नहीं किया। अदियान ने सर्द महरी से इफ्तिसार किया, तो लीजे ने हैरत से उसकी जानिब देखा, जिसके तेवर पल पल बदलते रहते थे। ये पब्लिक प्लेस है, ऐसी बातों से एहतजाज पड़ते। रैम और रोशानी हाथों में हाथ डालते इनके नज़दीक आए, तो शरारत आमेज लहजे में बोले, तो अदियान ने कहर आलूद निगाह से इन दोनों की जानिब देखा, जबकि लीजे सुर्ख चेहरे समेत वहाँ से फरार हुई थी।
परीक्षे कुछ देर पहले ही उसे फहद के कमरे में बिठा कर गई थी। उसके कशीदा कमरे को देखते अनाबी ने बेसाख्ता वहां से उठते पूरे कमरे का जायजा लेने का सोचा था। वो कमरे की एक एक चीज का तफसीली मुआयना कर रही थी, जहां हर चीज आला से आला थी। इसे बेसाख्ता इसकी चॉइस को सराहा था। मान भूख का ख्याल करते ही इसने अपने पेट पर हाथ रखा था। सबने किस कदर कहा था कि कुछ खा लो, लेकिन इस वक्त तो परेशानी में कुछ खाया नहीं जा रहा था। लेकिन अब भूख का एहसास ऐसा था कि गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो फिलहाल कुछ नहीं कर सकती थी। काश कुछ खा ही लेती। पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। शादी का खाना तो मिस कर दिया। वो बड़बड़ाते हुए रेलिंग से नीचे झांकती जले दिल के फपूले फोड़ रही थी। मान किसी ख्याल के तहत वो अपना लहंगा उठाते कमरे में दाखिल हुई तो रूम रेफ्रिजरेटर देखती इसकी आंखें चमक उठी थी। वो तकरीबन भागने वाले अंदाज में इस तक पहुंची तो कमरे के खामोश माहौल में चूड़ियों के खनक ने अरताश पैदा किया था। रेफ्रिजरेटर खोलते ही उसकी आंखें सदमे से फैल गई थी। इसे इसमें मसरूफ फहद के कमरे में आने का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। फहद जो खुशगवार अंदाज में कमरे में दाखिल हुआ था, इसे रेफ्रिजरेटर पर झुका देख उसके चेहरे पर नासमझी दर आई। वो भारी मजबूत कदम उठाते उसके नज़दीक पहुंचा और इसकी पुश्त पर जा खड़ा हुआ। यहाँ क्या कर रही हो तुम? इसकी भारी आवाज़ पर अनाबी की हरकत करते हाथ बेसाख्ता थमे थे। इसे झटके से गर्दन मोड़ते उसकी जानिब शर्बा निगाह से देखा। फहद ने सवालिया अंदाज में भव्य उचकाई, ये कमरे में किस लिए रखी है? इसे दोनों हाथ कमर पर रखते तिनक कर पूछा। फहद ने जरा सा तिरछा होकर फ्रिज की जानिब देखा, जिसमें पानी के सिवा कुछ मौजूद नहीं था। फहद को सारा मामला एक लम्हे में समझ आ गया था, ताकि आधी रात को भूख लगे तो कुछ खा सके। इसे कंधे उचकाते बेनियाजी से जवाब दिया तो अनाबी ने कौफत से उसकी जानिब देखा। हाँ तो क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। अंदर बंदे को भूख लगती है तो क्या करे अब वो? ये तो वो वाला हिसाब हो गया कि शोकों की तरह फ्रिज तो कमरे में रख ली, लेकिन इसमें कुछ रखा नहीं। वो देर पर देर उसे बातें सुना रही थी और फहद दम साधे उसकी बातें सुन रहा था, जो नाचे ने क्या क्या सोच कर आया था, और वो सब मिलिया मीट करने में मसरूफ थी। इसका दिलकश सरापा देखते फहद की आंखों में खुमार उतरने लगा। इससे पहले कि वो उसकी कलाई जकड़ने की कोशिश करता, नाबी ने इसके बड़े हुए हाथ पर थप्पड़ मारा। हाथ मत लगाना मुझे, चलो पहले कुछ खिलाओ मुझे। वो बेनियाजी से कहती सुकून से सोफे पर बरजमान हो गई और बड़ी शान से अपने लहंगे को फैला लिया। फहद ने जब से गहरा सांस खारिज किया था। जी बताएं महारानी साहिबा, क्या पेश करूं आपकी खिदमत में? वह बेज़ाहिर दांत पीसते हुए बोला, लेकिन लहजे में आंख की सी तपिश थी। अनाबी ने अपना बेसाख्ता हलक तर किया था। उसके लहजे पर दिल ही दिल में अपनी अदाकारी को इसने खूब सराहा था। मज़े का ऑर्डर करना, कुछ एक लार्ज पिज़्ज़ा मंगवा लेना और एक बर्गर, शोरमा और बोतल तो लाजमी मंगवाना, ओके? बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। वो अपनी नाक से नत उतारते सुकून से बोली, लेकिन फहद के दिल की दुनिया तहवो बाला कर गई। इसे सरत से निगाहों का जाविया बदला, क्योंकि वो जालिम इसका इम्तिहान लेने पर तुली थी। और मीठे में बेगम साहिबा? इसने शर्बा निगाहों से उसकी जानिब देखते उसके साथ ही जगह संभाली, लेकिन अनाबी बदक कर वहाँ से उठी थी। फहद का दिल खून के आंसू रो दिया था कि किस पागल के साथ मोहब्बत कर बैठा वो। मीठे में आइसक्रीम लेकर लेना, और जो गाजर का हलवा बना था ना, वो भी ले आना थोड़ा सा। वह आंखें पटपटाते हुए मासूमियत भरे लहजे में गोया हुई तो फहद ने अपने हाथ मसले थे, वरना इन्हीं हाथों से अपने बाल नोचने को जी चाह रहा था। और ये सब खाएगा कौन? वो तिनक कर बोला तो अनाबी ने चौंक कर उसकी सिम देखा। उसकी बात पर माथे पर शिकने नमबुदार हुई थी। ऑर्डर कौन दे रहा है? इसे सवालिया अंदाज में भवें उचकाई और दोनों हाथ सीने पर बांधे फहद ने लो देती निगाह से उसके होश रुबा अंदाज को देखा था। जाहिर सी बात है तुम, वो नासमझी से बोला तो अनाबी ने महफूज की मुस्कुराहट से उसकी जानिब देखा। तो मैं ही खाऊंगी ना, अब तुम्हें तो देने से रही। वह सर झटकते हुए बोली तो फहद एक अछट्टी निगाह इस पर डालते मोबाइल कान से लगाते कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही अनाबी सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठते गहरे गहरे सांस भरती रही थी। शुक्र है कोई कारदगी नहीं दिखाई इसने, वो दिल पर हाथ रखते तशकराना अंदाज में बोली। वो जो इसके सामने इतना हिम्मत से बोल रही थी, उसके जाते ही हवा टाइट हो चुकी थी। मान इसका मोबाइल रिंग हुआ तो उसने चौंक कर मोबाइल की सिम देखा और एक निगाह घड़ी पर डाली थी जो रात के 11:30 बजा रही थी। इसे फ़ोन उठाया तो रोशानी का नाम जगमगा रहा था। उसे सरत से फ़ोन कान से लगाया। अरे मैं बंद करने ही लगी थी, मेरे दिमाग से ही निकल गया। लीजे का कॉल करने लगी थी और ये 1 मिनट
ये तुमने कैसे फ़ोन उठा लिया? इसकी जानिब से आते ताबड़तोड़ सवालात से वो एकदम घबरा गई। अब वो इसे क्या जवाब देती कि वो इनके भाई को ही तंगी का नाच नचा रही है। इसे खसियाते बंद दरवाजे पर एक निगाह डाली कि कहीं वो तो नहीं आ रहा। नहीं आपी, बस वो फहद कोई ज़रूरी कॉल सुनने बाहर गया है, तो मुझे पता नहीं लगा कि कैसे फ़ोन उठा लिया फ़ोन। इसे बौखलाते लहजे में टेढ़ी मेढ़ी वजाहत दी तो रोशान ने तासिफ से इसकी बात पर सर हिलाया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका जहनी तवाज़न ख़राब हो गया। खैर, फ़ोन रखो और अपने शौहर पर ध्यान दो, फ़ोन बंद करो ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। वो उसको डपटने वाले अंदाज में मायनी खेजी से बोली तो वो सुर्ख पड़ती इस बात में सर हिला गई। ओके, मैं रख रही हूँ फ़ोन, हमास ने अच्छा खासा तंग किया हुआ है। इसे इजलत में बोलते फ़ोन काट दिया, जबकि अनाबी अब फ़ोन हाथ में पकड़े बेचैनी से अपने होठ चबा रही थी। कुछ ही लम्हों के तौफ़क़ के बाद फहद इन सब चीज़ों समेत कमरे में दाखिल हुआ तो अनाबी का मुंह हैरत के मारे खुला का खुला रह गया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी जल्दी इन सब चीज़ों का इंतज़ाम कर लेगा। उसे अपनी ही हरकत पर अफसोस हुआ था कि क्यों इसने इसकी शादी के दिन ये सब काम कराया। ये लो, सब खा रखा है, जो खाना है जल्दी खाओ और एनर्जी पैदा करो खुद में। वो मायनी खेजी से बोलते आईने की सिमत मतवज्जा हुआ। अनाबी ने चोर निगाहों से उसकी जानिब देखते शॉपिंग बैग खोला था। खाने की इश्तिहाज़ी आमेज़ खुशबू ने इसके थके थके असाबों पर बेहतरीन असर डाला था। इसकी भूख चमक कर दोबाला हो गई थी। वो सारी तमीज़ भाड़ में झोंकते लहंगे थाम कर बेड पर चढ़कर सुकून से आलती पालती मार कर बैठ गई। फहद ने उसकी हरकत पर मुस्कुराहट दबाई थी। जो हर चीज़ को इश्तियाक से देखती उसे बिल्कुल बच्ची लगी थी। वो परशोक निगाह से उसका जायज़ा ले रहा था, जो अब बड़े सुकून से बर्गर का बाइट लेते साथ ही बोतल पी रही थी। वो एक गहरी निगाह पर डालते वार्डरोब की सिमत मतवज्जा हुआ और अपने लिए आरामदा सूट निकालते वॉशरूम की सिमत चल दिया ताकि वो सुकून से बगैर किसी झिझक के खा ले। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर अनाबी को होश आया था, लेकिन वो एक बार फिर से सब कुछ झटकते खाने की जानिब मतवज्जा हो चुकी थी। वैसे मेरा ख्याल है तुम अच्छा खासा वक्त बर्बाद कर चुकी हो अपना। मेरा भी। फहद ने एक तंज निगाह इस पर डाली थी। अनाबी ने सुस्त पड़ती धड़कन समेत उसकी जानिब देखा। मान कमरे के खामोश फिजा में मोबाइल की आवाज़ गूंजी तो इसने खुशगवार हैरत से उसकी स्क्रीन की जानिब देखा। कैसी हो नाहिद? इसकी खिलखिलाती आवाज़ पर अनाबी का माथा ठिनका था। वो सरहद से सब कुछ बेड पर ही छोड़ती तन फन करती इस तक पहुंची और बेचैन निगाहों से उसकी सिम देखा। जब से फहद ने नाहिद के साथ मिलकर इसे बेवकूफ़ बनाया था, इस वक्त से अनाबी को एक धड़का ही लगा रहता था उसकी जानिब से। अभी भी फहद इसकी बेचैनी भाग गया था, लेकिन वो चाहता था कि वो बोले। अनाबी ने मजीद बर्दाश्त ना हुआ तो छपटने वाले अंदाज में से मोबाइल लेते ऑफ किया और सोफे फेंका। तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं है कि नई नवेली दुल्हन यहाँ तुम्हारे कमरे में मौजूद है? वो उसका कॉलर झंझोड़ते हुए आंखों में नमी लिए शिकायती अंदाज में गोया हुई तो फहद ने मुस्कुराहट दबाई थी कि अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। तो इस नई नवेली दुल्हन को अपने नवेले दूल्हे का ख्याल ही नहीं है तो क्या किया जाए? वो खुद ही मेरे पास नहीं आ रही। वो इसे एक ही जिस्म अपने हिसार में कैद करते इसकी गाल पर झूलती आवारा लट को फूंक मारती भारी गंभीर लहजे में बोला तो अनाबी की लजरदा पल के सुरकारिस पर झुकी थी। अब तो आ गई हूँ, वो बिना किसी तर्क के बोली, लेकिन अपनी ही बात का मफहूम समझते वो कान की लो तक सुर्ख पड़ गई थी। उसे बेसाख्ता खुद को इसके हसार से आज़ाद करना चाहा, लेकिन अब कोई जैसे रिहाई नामुमकिन सी चीज़ थी। तुम इतनी सारी चीज़ें इतनी जल्दी कैसे ले आए? वो इसका सवाल जो काफ़ी देर से इसके जहन में घूम रहा था, इसने बिलाखिर तहज्जुस के मारे पूछ ही लिया। बस एक गार्ड रखा हुआ था, सब कुछ इससे मंगवा लिया और ये तो बस चीज़ें थी। आज के दिन तुम कुछ भी मांगती तो ये नाचीज़ वो सब कुछ तुम्हारे कदमों में ढेर कर देता। वो वालाना अंदाज में बोलते इसके चेहरे पर झुका था और इसके दोनों गालों पर शिद्दत भरे अंदाज में लब रखे। अनाबी ने झिझक कर उसके सीने पर सर रखा था। और ऐसा क्यों? अनाबी ने उसके मुंह से अपने लिए मोहब्बत का इज़हार सुनना अच्छा लगता था। तभी उसके शर्ट पर उंगली फेरते धीमे लहजे में बोली तो फहद ने उसके बालों में उंगलियां फंसाई थी और एक ही झटके में उसका चेहरा ऊपर उठाया था, क्योंकि जिससे मोहब्बत हो उसे पा लेना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसकी तमाम ख्वाहिशात को सर आँखों पर रखना, उसका एहतराम करना भी इसके ज़मरे में आता है। और वैसे भी मैं चाहता था कि तुम खुद पहल करो ताकि मुझे किसी किस्म का गिल्ट ना रहे कि मैंने तुम्हारे साथ किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती की है। वो इसके पेशानी पर लब रखता इसकी नाक से नाक जोड़ती मसूरकिन लहजे में उसे उसकी अहमियत बावर करवा रहा था। और जब एक इंसान आपसे मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत से पेश आए तो एक लड़की को क्या चाहिए? अनाबी ने भी एक मोहब्बत भरी निगाह इस पर डाल दें अपने दोनों हाथ उठाते उसकी गर्दन के गिर्द हाइल किए। फहद ने एक मुस्कुराती निगाह इस पर डालते उसके हाथ की पुश्त को लबों से छुआ था।
ये तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है जाने अजीज़। वो उसकी कलाई में इंतहाई कीमती ब्रेसलेट पहनाते हुए मोहब्बत से बोला। तो अनाबी ने अकीदत से उसके झुके सर को देखा था, किस कदर तवज्जो दे रहा था वो उसे। थैंक यू, बहुत प्यारा है, वो धीमे लहजे में बोली। तो फहद ने उसे अपने सीने में भिजा था। तुमसे कम दिल पर, वो कहका लगाते बोला, क्योंकि वो जानता था कि उससे इस नाम से चिढ़ है। लेकिन अनाबी ने आज चिढ़ने की बजाय खिलखिलाहट में इसका साथ दिया था, और इसी खिलखिलाहट ने इन दोनों को अपने घेरे में लेते एक नई ज़िंदगी से आश्कार कराया था। रिलैक्स रहना, और जो भी गिले शिकवे हैं मेरी बेटी के आज ही ख़त्म कर लेना, महरम ने फारिया की थोड़ी छूते मोहब्बत से कहा। तो वो फ़कत अस्बात में सर हिला गई थी, आंखें हद दर्जा सुर्ख हो रही थी। लीज़े और अजरा ने भी इनकी बात पर ज़ोर और शोर से अस्बात में सर हिलाया था। अभी ही महरम और आयत ने उसे इस रिश्ते की बहुत सी नज़ाकतों से आगाह किया था, जिससे वो बेखबर थी। वो जानती थी कि घर कोई भी फ़र्द उससे उसके छोटे होने की वजह से इस किस्म की कोई बात नहीं करता था, ना ही कोई ऐसा था जो इसे इन सारी बातों के बारे में बताएं। लिहाजा उन्होंने ही सबसे पहले पहल की थी। कहा कि इस लम्हे वो इनकी बेटी और दोस्त है, जिसको वो इस नई ज़िंदगी के ज़मरों से वाकिफ़ करवाना चाहती हैं। अभी भी वो जानती थी कि वो घबरा रही हैं, लेकिन वो ये भी जानती थी कि फ़हीम समझदार है और वो खुद ही सब कुछ हैंडल कर लेगा। अभी भी वो रो कर फारिग हुई थी। पूछने पर इसने यही बताया कि मम्मा बाबा की याद आ रही है, लेकिन वो समझती थी कि ऐसे मौक़ों पर अच्छी भली लड़की घबरा जाती है, और तो फिर इस सब से लिहाज से वो छोटी थी। इन सब के जाते ही वो इसके कमरे में तायराना निगाह घुमाते इसका जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। गुज़रे सालों में कमरे की हर चीज़ को तब्दील कर दिया गया था, और इसके जाने के बाद एक बार भी इस कमरे में नहीं आई थी। आज इतने अरसे बाद वो इस कमरे में आई थी, और यहाँ की खूबसूरती को देखते वो दिल ही दिल में सराहे बगैर ना रह सकी। इसे वहाँ से निगाहें हटाते अपनी हाथों की लकीरों में देखते अपनी ज़िंदगी के गुज़रे लम्हात की बाबत सोचने लगी थी। कैसे एक अंधेरी ज़िंदगी से निकलते वो इन मेहरबान लोगों तक पहुँची थी। इन तलक यादों को एक बार फिर सोचते सहमते इसके वजूद में कपकपी सी तारी हुई थी। वो एकटक जालीदार कपड़े से नज़र आते अपने बाजुओं पर जले हुए निशानात को देख रही थी। वो बज़ाहिर जितनी मर्जी मजबूत बनती अंदर से थी तो वो नाजुक लड़की ही दरवाजे पर होने वाली आहट पर इसकी सोचों में खलल ना डाल सकी। फ़हीम कमरे का दरवाज़ा हौले से वहाँ करते जो ही अंदर दाखिल हुआ, उसे अपनी ही सोचों में गुम देख वो हैरत ज़रदा सा इसके करीब पहुँचा। लेकिन उसकी निगाहें और उंगलियां अपनी कलाई में मौजूद निशान पर रक्स करते देख वो लब भीज गया था। मतलब वो अभी भी इन तलकियों में जी रही थी। इसने हौले से उसके करीब ही जगह संभालते गला खनकारा तो वो चौंक कर होश में आई, और अपने सामने बैठे फ़हीम को देखते उसके चेहरे का रंग सरद से फक हुआ था। वह हलक तर करती सीधी होकर बैठी। जब से महरम ने वो तमाम बातें इससे की थी, इसके बाद तो इसकी नाराज़गी कहीं दूर जा सोई थी। इसे तो नाराज़गी दिखाने का कोई हक नहीं था। इसे तो इसका शुक्रिया अदा करते नहीं थकना चाहिए था, क्योंकि वो इस जैसी दागदार लड़की को अपनी इज्जत बना रहा था और वो उसे अकड़ दिखा रही थी। फ़हीम ने हौले से इसका नरम व नाजुक हाथ थामा तो इसने किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं की, बल्कि चेहरा झुका गई थी ताकि वो इसकी आंखों में लगी तहरीर ना पड़ सके। जबकि फ़हीम तो इसके यूं खामोशी से बैठने पर हैरत ज़रता रह गया। इसे तो लगा था कि वो चीखेगी, नाराज़गी का इजहार करेगी, लेकिन इसकी जानिब से तो जामिद खामोशी थी। नाराज़गी ख़त्म अब? फ़हीम बेसाख्ता तस्दीक चाही तो फारिया ने धुंधली निगाहों से उसकी जानिब देखा। मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ आपसे, वो अपने गाल पर बहते आंसू साफ करते बोली। तो फ़हीम ने हैरत से उसकी आंखों में आंसू देखे थे। फारिया क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? फ़हीम ने बेसाख्ता तमाम फासले मिटाते इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरा था। मुझे आपसे नाराज़ होने का कोई हक नहीं है, मैं गंदी लड़की हूँ, वो हिचकी बढ़ते बोली। तो फ़हीम को परेशानी ने आन घेरा था कि वो अभी तो ठीक थी, अचानक क्या हो गया। लेकिन उसकी बात पर पेशानी पर शिकने भी नमूदार हुई थी। ऐसा क्यों बोल रही हो आप, किसी ने कुछ कहा है क्या? वो सख्ती से बोला। तो फारिया ने एक सिसकी भरी थी। नहीं, मुझे खुद पता चल गया है, वो बच्चों की तरह मुंह बनाते बोली। तो फ़हीम के चेहरे से सख्ती से अंसर अगले ही लम्हे गायब हुआ था। बहुत गलत पता चला है, मैं तो समझा था कि मेरी फारिया मुझे नाक वो चने चबवाएगी, लेकिन यहाँ तो बार बार वो मेरे दिल पर वार कर रही है। वह इसके आंसू साफ करते शिकवा करने वाले अंदाज में बोला। तो फारिया ने फैली आंखों समेत उसकी जानिब देखा था। मतलब मैं गंदी नहीं हूँ? इसके चेहरे पर अनोखी सी चमक ने आता किया तो वो चमकती आंखों समेत मोहब्बत से गोया हुई। तो फ़हीम ने बिना किसी तर्द के नफ़ी में सर हिलाया था। आप किसकी फारिया हो? इसने इसकी आंखों में आंखें डालते प्यार से पूछा। आपकी? फ़हीम ने गोया उसे अपने सहर में जकड़ लिया था। तभी वो सिर्फ इसकी आंखों में देखती जवाब दे रही थी। फ़हीम अच्छा है या बुरा?
इसने अब की बार तनकीदी निगाहों से उसकी जानिब देखा, जैसे इसके इस जवाब का मुंतजिर हो। मेरे दोस्त से अच्छा तो कोई भी नहीं। ये बोलती वो इसे वही छोटी सी फारिया लगी थी। इसने मदबस्सम निगाहों से उसका चेहरा देखा। दिल बेमानी पर उकसा रहा था। इसका दो आतिशा रूप, सोने पर सुहागा, मलकियत का एहसास। तो फिर मेरी ज़िंदगी से भी अच्छा कोई नहीं। अब आप मेरे साथ नाम से मंसूब हुई हो तो कोई तलक बातें नहीं होंगी, ओके? ना आप कोई पुरानी बात का जिक्र करोगी, ना कोई और। इसे कहते साथ ही इसके बाजू से कपड़ा हटाया था जहाँ जली का निशान था। इसकी उंगलियों के लम्स पर कपकपाते उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भीज गई थी। फ़हीम ने हौले से इसकी कलाई पर मौजूद निशान पर लब रखे थे। फारिया ने उसकी दहकती सांसें अपने बाजू पर महसूस करते आंखें मींची थी। आंखों में नमीक सी झलकी थी। फ़हीम इसकी हालत के पेश नज़र पीछे हटा था और एक शर्मिंदा निगाह उसके छुपे चेहरे पर डाली थी। 1 मिनट, सच में तो आपसे नाराज़ थी? मान वो कुछ याद आने पर दोनों हाथ कमर पर रखते बेड से खड़ी हुई तो फ़हीम ने बेड पर नीम दराज होते इसका तेज़ लगाम अंदाज देखा था और शुक्र अदा किया था कि वो इस सबसे बाहर तो निकली। जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ अब इस नाचीज़ को क्या करना पड़ेगा कि आप मान जाए। वो भी इसके मुकाबिल आता बोला तो फारिया ने परसोच निगाहों से उसकी जानिब देखा और साइड टेबल से एक पेज उठाती उसके नज़दीक आई। ये सारी शिकायत मैंने लिख ली है, आपने मुझे कहा था ना। वो भोलेपन से बोलती वो कागज़ का टुकड़ा उसके सामने कर गई। फ़हीम ने बेचारगी से उसकी सिम देखा। पहली शिकायत है कि आपने पहले फारिया को अपना दोस्त बनाया लेकिन उसे बीच राह में छोड़कर चले गए। वो नाराज़गी से बोली तो फ़हीम बेसाख्ता अपनी जगह से उठा था, लेकिन फारिया तनवीदी अंदाज में उसकी जानिब देखते बदक कर पीछे हुई थी। फ़हीम तासिफ से उसे देखते दोबारा सोफे पर बैठ गया, क्योंकि अब खामोशी से सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब वो खामोशी से उसके सर पर खड़े होकर शिकायतें गिनवा रही थी और फ़हीम यकटक इसके हिलते लबों को देख रहा था। इसकी बातों का जवाब इसने देना तो था, लेकिन किसी और अंदाज में। तभी खामोशी से साइड टेबल से सिगरेट निकालते सिलगाने लगा। फारिया ने हैरत से लब वाक़ई उसकी जानिब देखा। ये कब से पीना शुरू किया आपने? वो तीखे चतोने समेत बोली तो फ़हीम ने झटके से उसकी कलाई जकड़ते अपनी गोद में बिठाया था। उसकी हरकत पर फारिया का हल्क खुश हुआ था। जब से अपनी ज़िंदगी से दूर हुआ था तब से। वो बेचारगी से बोलते इसके हाथ की पुश को लबों से छू गया तो फारिया को भी अंदाज़ा हुआ कि अपनी फैमिली से दूर रहना किस कदर मुश्किल होता है। तो इसे पीने से क्या होता है? इसने हैरत से इफ्तिसार किया तो फ़हीम ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। सुकून मिलता है, इसने तेल लफ्ज़ी जवाब दिया तो फारिया के होठों की वाव की शक्ल में बनाया था। चले फिर मुझे भी दे। इसने अपनी सुर्ख व सफ़ेद हथेली उसकी जानिब फैलाई थी। फ़हीम को इसकी दिमागी हालत पर शाबासा हुआ था। क्या? फ़हीम ने हौनक ज़दा सा सवाल किया तो फारिया ने इश्तियाक से सिगरेट की जानिब इशारा किया। आपका दिमाग ठिकाने पर है? इसने गश्मे की निगाह से उसकी जानिब देखते उसकी कनपट्टी बचाई थी। फारिया ने उसका हाथ अपने हाथों में थामा तो उसकी हरकत पर फ़हीम का दिल ज़ोरों से धड़का था। क्यों? जिसका दिमाग ख़राब होता है वो पीते हैं क्या? इसे आंखें पटपटाते मासूमियत से पूछा तो फ़हीम को हैरत का झटका लगा था। वो अभी भी इसकी टांगों पर सुकून से बैठी थी। शायद ये इसका दिया गया भरोसा ही था। आप मुझे बेवकूफ़ कह रही हो? इसे तीखे चतुनों समेत पूछा तो फारिया ने सरत से नफ़ी में सर हिलाया था। फ़हीम ने इसके भोलेपन पर दिल के आवाज़ पर लब्बे कहते झटके से उसके गिर्द हिसार कायम करते इसके गाल पर लप रखे थे। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि हम दोनों मिलकर पियेंगे ना। मैं एक पिक देखी थी कहीं पर, एक लड़का और एक लड़की इकट्ठे बैठकर पी रहे थे, कपल गोल्स। इसे उसकी शर्ट दोनों हाथों में थामते इश्तियाक से बताया तो फ़हीम के चेहरे से मुस्कुराहट फ़ौरन से पहले गायब हुई थी। इसे खून आशाम निगाहों से उसकी जानिब देखा था जो उसके रोमांस में अपनी भोंगी बातों का तड़का लगा रही थी। मैं भी इस फेसबुक को जहन्नुम में झोंकता हूँ जिसने आपको बिगाड़ कर रख दिया है। इसके चटक कर कहने पर वो हड़बड़ा गई थी। मान फ़हीम की निगाह सरसरी सी दीवार पर लगी घड़ी की जानिब उठी तो वो चौंक उठा। इसे फारिया को सोफे पर मुंतकिल करते फ़हीम ने एकदम इसकी जानिब हथेली फैलाई। इसे फ़हीम के मुस्कुराते चेहरे और इसकी फैली चौड़ी हथेली को नासमझी से देखा। फ़हीम ने उसे कुछ कहे बिना ही हाथ थामते साथ आने का इशारा किया था। फारिया ने अपने कपकपाते हाथ इसकी हथेली पर रखा था। फ़हीम ने एक झटके से उसे मद्दे मुकाबिल किया था और इसे अपने हिसार में लेते टेरिस की सिम चल दिया जिसका दरवाज़ा बंद था और पर्दे भी बराबर थे। फ़हीम ने उसे एक जानिब खड़ा करते टेरिस का दरवाज़ा खोला तो सामने हुई सजावट को देखते फारिया की आंखें बेयकीनी से खुली। फ़हीम ने दोनों हाथ सीने पर बांधते उसे अंदर चलने का इशारा किया तो वो दम साधे हौले हौले कदम उठाते अंदर की जानिब बढ़ी थी जहाँ बड़ा बड़ा हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। रंग बिरंगे गुब्बारों और लाइट से सजे टेरिस ने माहौल को मज़ीद फसोखेज़ बना दिया था। वो एक टक नम निगाहों से इन सारी तैयारियों को देख रही थी जहाँ जगह जगह इसकी तस्वीरें लगाई गई थी। इनमें
वो तस्वीरें भी थी जो इसने कभी फ़हीम को भेजी ही नहीं थी। मतलब इसके पीछे से ये काम होता रहा था और वो सब से अनजान थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, शाइनिंग स्टार ऑफ माई लाइफ, हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड इसी लम्हे फ़हीम ने उसे कप से अपने हिसार में लेते धीमे से गुनगुनाया था। वो जो पूरी मयूर से इस तरफ का जायज़ा ले रही थी, चौंक कर उसकी आवाज़ की जानिब मुतवज्जा हुई और इसकी आवाज़ ने जैसे इसकी समातों में अमृत खोलने का काम किया था। आपको याद था मेरा बर्थडे? फारिया की लजरती हुई आवाज़ निकली तो फ़हीम ने उसे मज़ीद खुद में भींचते उसके गाल को छुआ। इसका दिल अलग परले पर धड़क रहा था। मैं कभी भूला ही नहीं अपनी ज़िंदगी का बर्थडे। वो इसे अपने बाजू के घेरे में लेते मेज़ की जानिब बढ़ा था, जिसे गुलाब के फूलों से महकाया गया था। फारिया के लबों पर बहुत दिलकश मुस्कुराहट ने अता किया। लेकिन 2 साल तो आप भूल गए थे दोस्त। ना चाहते भी वो शिकवा कर गई थी और मेज़ से फूलों का गुलदस्ता उठाते इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारा था। भूला नहीं था, बस मजबूर था दोस्त की जान। उसके बालों को कान के पीछे अड़सते अपनी तमाम तर तवज्जा इसकी सुर्खी लिए नैन नक्श पर मबसूल कर गया था। आपको ये फूल पसंद है ना? फ़हीम ने उसे मुसलसल फूलों के साथ मगन देख मोहब्बत से पूछा, साथ ही उसकी उंगलियों में उंगलियां उलझाई थी। हाँ ना, बहुत ज़्यादा। आपको नहीं पसंद क्या? इसे कहते साथ सवालिया अंदाज में भव्य उचकाई। मुझे सिर्फ एक ही फूल पसंद है जिसका लम्स मुझे महकाता है, जिसकी खुशबू मेरी रूह को मातर करती है और जिसका साथ मेरे लिए आबे हयात की मानींद है। वो गहरे परतपीश लहजे में बोला तो फारिया ने नासमझी से उसकी सिम देखा, जैसे उसकी बात का मायदनी अगजत करने की कोशिशों में हो। और वो खुशकिस्मत फूल कौन सा है? मुझे लगा था कि हमारी पसंद सेम टू सेम होगी। वो मुंह बनाते हुए चिढ़ कर बोली। दरअसल वो फूल को भी इतनी अहमियत मिल जाने पर चिढ़ गई थी। ये मेरे सामने जो खड़ा है मेरा इकलौता फूल। वो इसकी जली सी देखता कहका लगाते हुए से खुद मौसम हो गया था। इसे शायद फारिया को पहचानने में ही गलती हो गई थी। वो तो बिल्कुल वैसी ही थी जो 2 साल पहले थी और इसकी ऐसी बच्चों वाली हरकतें उसे अपना मज़ीद असीर करती थी। इसके बाद फ़हीम ने उसका हाथ थामते केक कट किया था। फारिया तो इतनी तवज्जो पर खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी। मेरा गिफ्ट? इसके बाद फारिया ने अपनी हथेली उसकी जानिब बढ़ाई थी तो फ़हीम ने मुस्कुराती निगाह से उसकी जानिब देखते अंदर कमरे में रखे बैग की सिमत इशारा किया तो वो नासमझी से अंदर की जानिब बढ़ गई। बैग खोलते ही अंदर से निकलती बेतहाशा चीज़ों पर वो सदमे सी कैफियत में फ़हीम को देखी गई, जो संजीदगी से उसकी जानिब देख रहा था। उसकी आंखें पल भर में आंसुओं में लबरेज हुई थी। मुझे इन सब चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्त। मेरे लिए तो आप भी अल्लाह पाक की तरफ से एक तोहफ़ा है ना। वह उसके पाँव पर पाँव रखती ऊंचा होते उसकी गर्दन में बाजू हेल कर गई। फ़हीम ने उसके गिर्द हिसार तंग करते इसकी दोनों नम आंखों को चुमा था। फारिया ने उसके लम्स को अंदर तक महसूस किया था। थैंक यू सो मच दोस्त। फ़हीम जो उसके लबों से अपना नाम सुनने का ख्वाहिशमंद था, अपने अंदर कहीं कहीं दबा गया। आई लव यू सो मच माई पम्पकिन। वो इसके बालों को सहलाते शिद्दत भरे अंदाज में ठोड़ी पर लब रख गया। फारिया के वजूद में सनसनाहट सी दौड़ गई थी। इसके चेहरे पर गुलाल सा बिखरा था। इसकी आंखों में नमी देख फ़हीम ने उसे बाहों में भरा और बेड पर नीम दराज होते इसको अपनी सीने में रखा था और हौले हौले इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। उसकी उंगलियों की हरकत पर वो वहीं पर सुकून हुई, लेकिन इसको एकदम शर्मिंदगी ने आन घिरा। वो इसके लिए क्या कुछ नहीं कर रहा था और वो जवाब में इसे कुछ भी नहीं दे पा रही थी। इसे आंखें मीचते अपने आंसुओं का हलक में उतारा था, लेकिन वो भी हालत की मारी थी। सबके सामने जितनी मर्जी मजबूत ही सही, लेकिन वो अपने महरम के सामने अपना डर आश्कार कर गई थी। दोस्त आप नाराज़ हो गए क्या? वो इसके सीने से ही लगे इसने सरसराते लहजे में पूछा तो फ़हीम ने चौंक कर उसकी सिम देखा और इसके सर पर लप रखे थे। मैं क्यों नाराज़ होने लगा फारिया से? रोना बिल्कुल नहीं है। आप जितना वक्त इस रिश्ते को देना चाहती हो आपके साथ हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स रहो, आप मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, मेरी पनाहों में रहो, मेरे लिए यही बहुत है। वो इसके गालों पर नुमाया होते गड़ों पर अपना लम्ब छोड़ता बोला तो फारिया ने अकीदत से उसकी जानिब देखा और सरहद से ऊपर होते उसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई। डर भी बेतहाशा लग रहा था, लेकिन वो अपने खौफ के आगे इसकी हक तलफी नहीं कर सकती थी। तभी ये कदम उठाया था। इजाज़त है? इसके नाक से नाक सहलाते फ़हीम ने धड़कते दिल समेत सवाल किया तो वो अपनी खुश पड़ते लबों पर ज़बान फेरती इस बात में ही सर हिला गई। फ़हीम ने इसके इकरार पर इसके गाल को सहलाते इसकी पेशानी को लबों से छुआ और किसी नाजुक आबीगनी की मानीने से खुद में समेट लिया था। रुखसती के अगले दिन ही वलीमे की तकरीब मुनक़िद की गई थी। घर के तमाम अफराद ही
तैयारियों में मसरूफ़ थे। कुछ देर पहले ही वो लोग पार्लर गई थी। इनके जाते ही तमाम बड़े भी अपनी जानिब से तैयारियों और बाकी कामों को देखने के बाद तैयार होने चल दिए थे। तैयार होते ही सब ने बैंक्वेट पहुंचना था, जबकि सब लड़कियों को राइम ने पार्लर से पिक करके डायरेक्ट वहीं पहुंचना था। यहाँ भी सबकी तैयारी मुकम्मल होते ही वो लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैंक्वेट की जानिब चल दिए थे। वहाँ पहुँचते ही अफान शाह ने अजलान शाह से बाकी सब का पूछते अदियान का कॉल की थी, जो दूसरी बेल पर उठा ली गई थी। इन्हें अदियान ने बेतहाशा गुस्सा था, जिसे उन्होंने बार बार कहा था कि अगर हर काम में देरी करनी होती है तो लियान को इन्हें दे दिया करे, लेकिन इसने पहले कभी किसी की सुनी है। जब सुनता भतीजे तुमने पहुंचना है कि नहीं, यहाँ सब की आमद हो गई है, मगर मजाले तुम आए हो। दो बहनों की शादी है और मसूफ का कोई पता ही नहीं। अफान ने फ़ोन उठाते ही उसे लताड़ा, जिस पर वो आंखें घुमाते ड्राइविंग की जानिब मतवज्जा हो गया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा ली। डियर चाचू, कौन सा मेरी शादी है जो सबसे पहले पहुँचूँ? जिनकी है वो तो वही मौजूद है ना। मुझे मेरी बीवी बच्चा चाहिए, दोनों मेरे साथ है, किस्सा ख़त्म। अदियान ने भी उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया तो अफान शाह ने दांत नखों से, अदियान तुम शराफत से जल्दी पहुंचो, खुद तो देर कर दी ही है, मेरे बच्चे को भी साथ रख लिया है। देर करनी थी तो लियान को मुझे दे देना था, हमने नहीं तुम्हारे बच्चे को खा जाते। अलबत्ता वो अपनी हरकतों से हमें ज़रूर खा जाता। अफान शाह ने उसे कहते आखिर में फ़ोन को घुरा, चाचू थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा कर ले, बस पहुंचने लगा हूँ, फिर देख लीजिएगा उसे। बाकी सब पहुंच गए। अदियान ने एक सरसरी मगर गहरी नज़र साथ बैठी लीजे की गोद में बैठे लियान को देखते कहा, जो इसी को देख रहा था। लियान ने उसकी जानिब एक मुस्कुराहट पास की थी, जवाबन वो आंखें मीचते लीजे के गाल पर लपक गया था। अदियान की पेशानी पर सिलवटी नमूदार हुई, जो उसकी बीवी के साथ चिपका रहता था। नहीं आ जाओ तुम, अगर तब तक नहीं आए तो कॉल करना, फिर भी मैं अब मेहमानों को देख लूँ। अफान शाह की बात पर इसने हंकार भरते फ़ोन रखा और गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज़ की, जबकि दूसरी जानिब वो भी मेहमानों की जानिब मतवज्जा हो गई। कुछ देर बाद वो सब आगे पीछे बैंक्वेट में दाखिल हुए, जबकि अदियान और राइम लोगों के बाद फ़हीम और फारिया की एंट्री के साथ ही फ़हद और अनाबिया की एंट्री हुई, जिस पर सब दम साधे इन दोनों जोड़ियों को देख रहे थे, जो एक साथ बेतहाशा जच रहे थे। फारिया ने डल गोल्ड कलर की मैक्सी ज़िप तन करने के साथ ज्वेलरी और फंक्शन के हिसाब से मेकअप किया हुआ था, जबकि उसके बरक्स अनाबिया ने प्लम कलर की मैक्सी के साथ नाजुक ज्वेलरी और वलीमे की मुनासिबत से मेकअप किया था, जबकि दोनों दूल्हों ने कोट पैंट पहनने को तरजीह दी थी। स्टेज पर पहुंचकर इनका फ़ोटो सेशन के बाद सब लोगों ने मिलकर मुबारकबाद दी, जबकि शाह खान और कुरैशी फैमिली के मेंबर्स अपने घर के बच्चों की खुशी में बेइंतहा खुश थे। स्टेज पर बैठी इन दोनों जोड़ियों को देखते कुछ लोग मिलने स्टेज पर आते इनकी खुशी में शरीक थे, जबकि कुछ तो बज़ाहिर इन खुशियों में शरीक थे, मगर इनकी नज़रों में हसद की रमक मौजूद थी। तुम्हारी अपनी ही भाई है, बस भी कर दे, नज़र लगाएंगे क्या? फ़हीम, जो फारिया को देखने में बुरी तरह महू था, कल रात एक नई फारिया का रूप इस पर आश्कार हुआ था। मान करीब से शोक आवाज़ पर मुड़ा, जहाँ फहद मुस्कुरा कर उसे देख रहा था। फ़हीम ने कौफत से उसकी सिम देखा, जिसे अपनी शादी पर भी चैन नहीं था। इसकी आवाज़ पर फ़हीम ने मसनूई घूरी से उसे नवाजा, जबकि अनाबिया और फारिया ने मुस्कुराहट दबाई। जी जी मुझे पता है, आप ज़रा इस जानिब ध्यान दो, फ़हीम ने उसके अंदाज में बोलते अनाबी की जानिब इशारा करके कहा। तब उसकी जानिब मतवज्जा हुआ, जो मुस्कुरा कर माजा से बातों में महू थी। जाने मन, यहाँ एक अदद शौहर भी मौजूद है आपका, और यहाँ में भी मुझे भी तवज्जो चाहिए मोहतरमा। फ़हद के गला खनखान कर कहने पर वो दोनों उसकी जानिब मतवज्जा हुई। अनाबी ने तिरछी नज़रों से उसकी जानिब देखा। कहाँ है शौहर? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा मोहतरमा। अनाबिया ने भी उसी के अंदाज में जवाब देते दोबारा माजा का रुख किया, जिस पर फ़हद ने अपनी आंखें छोटी करते उसे देखा, जो मुस्कुराते हुए सामने की जानिब मतवज्जा हुआ। अरे नाहिद, तुम यहाँ कैसे? इसके कहने पर अनाबी ने बेसाख्ता मुड़ते सामने देखा, जहाँ कोई मौजूद नहीं था। इसे कहकर लगाते फ़हद को खून निगाहों से घूरा, जिसने कल इसका मजाक ही बना लिया था। जाने मन, इतना घूरो, ये जो आंखों में लेंस लगाए ये गिर गए तो मसला तुम्हें होगा फिर। इसके कहने पर अनाबी ने जब्त करते खामोश रहना बेहतर समझा, जबकि आयत के बुलाने पर माजा नीचे की जानिब चलती थी। उसे जाते देख फ़हद ने मौका पाते उसके करीब खिसक कर सोफे की पुश से हाथ गुजारते हिसान में लिया। फ़हद, मैं कह रही हूँ शराफत से इधर हो जाओ, वरना, वो दांत पीसते हुए बोली, वरना क्या करूँगी? उसके मतबस्सम लहजे पर वो उसे देख कर रह गई, जिसकी हिम्मत कल के बाद मजीद बढ़ गई थी। इससे पहले वो जवाब देती रब्बान की आवाज़ पर वो हड़बड़ा कर सीधी हुई। अनाबी, आप ही बस कर जाएं, बाद में देख लीजिएगा। जबकि रब्बान की आवाज़ पर बाकी सबको अपनी जानिब मतवज्जा होते देख वो सरत से चेहरा झुका गई और फ़हद ने रब्बान को घूरा। वो देख, वो बैठी है तेरी वाली, मंगनी कर और ऐसे कपल्स के दरमियान अपनी चोंच लड़ाना बनकर।
फहद ने उसे झड़का था, लेकिन जवाब में वो शर्मिंदा होने की बजाय सर खुजा गया। ना मेरी फरियाद वो सुनती हैं, ना घर वाले। मुख्तसर मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, यहाँ तक कि आने का सफ़र तय कैसे होगा। वो मुंह बसोरते बोला तो अदियान ने अकब से आते इसके कान खींचे थे। कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं है मंगनी की। अदियान ने खरत लहजे में इख्तिसार किया तो रब्बा ने मजामत करते अपना कान छुड़वाया। भाई शुक्र करे मंगनी की ही है, शादी की नहीं। वो शाह ने बेनियाजी से बोला तो इसके हाजिर जवाबी पर लीजे ने दांत देती निगाहों से उसकी जानिब देखा था। जिस कदर मोहब्बत से आप इनकी जानिब देख रही है ना, जाना हम पर भी ऐसी नजरें करम करे। फ़हीम ने फारिया को देखते कहा, जो सामने खिलते लियान, हमास और हुरीन को देख रही थी। उसके पुकारने पर एक नज़र उसे देखकर दोबारा उसकी जानिब मतवज्जा हो गई। देख लिया आपको, खुश अब? वो मुस्कुराते लहजे में बोली। चेहरे पर एक कलहुई सी चमक ने आता किया हुआ था। सबने तो बेसाख्ता शुक्र अदा किया था इसके चेहरे पर फैले रंगों को देखते, जबकि फ़हीम ने घूर कर उसे देखा। बहुत खुश, शुक्रिया आपकी इस कर्म नवाजी का। इसके जल भून कर कहने पर वो अनाबिया को देखती कहका लगा उठी। सबने इसके हंसने पर हैरत से उसकी जानिब देखा, जबकि फ़हीम ने इसका हाथ दबाते खामोश रहने का इशारा किया। ब्रो, अच्छा है ना ये बदलाव? अनाबी के कहने पर फ़हीम ने उसे कहर आलूद निगाहों से उसे घूरा, जिसकी बदौलत आज ये सब हो रहा था। उसके देखने के अंदाज पर वो बाएं आँख दबाती मुस्कुरा दी। रायम इसे पकड़े प्लीज़, आधे बाल तो मेरे इसने ही खींच खींच कर उतार दिए हैं। वो हुरैन को रायम की गोद में देती मुंह बसोड़ते बोली तो रायम ने तफक्कर से उसकी जानिब देखते उसके बाल संवारे थे। हुरी, बुरी बात मेरी जान, आप मम्मा को तंग करती है। चले अब जल्दी से मम्मा को मिट्टी दो ताकि वो मुस्कुराएं। रायम के कहने पर हुरैन ने उसकी गर्दन में बाजू हेल करते माजा के गाल पर बोसा दिया और वो भी जवाब में मोहब्बत से उसका गाल चूम गई। हुरी, मिट्टी। हमास की तौलीली आवाज़ पर वो चौंक कर उसकी सिमत मतवज्जा हुआ, जो अहद को गोद में था और इन्हीं की हरकत का मुलाक़ता करते अब हुरी की जानिब भी इशारा कर रहा था। इसकी हरकत पर वो चारों मुस्कुरा दिए थे। बुरी बात बॉय, नो मिट्टी। वो छोटी सी उंगली नाम में हिलाते हुए बोली तो रायम ने उसकी पेशानी चूमी थी। एडवांस बच्चे। अहद की बात पर इन सब का कहा बेसाख्ता था। चलो गिफ्टिंग वगैरह कर लो, मज़ीद ताखिर मत करो। महरम लियान को गोद में उठाते इन सब के नज़दीक आई और इन सब को जल्दी आने का इशारा करते आयत को लीजे और अदियान को बुलाने का कहा, जो अदियान के किसी कॉलिग और इनकी वाइफ से बातों में महू थे। आयत इस बात में सर हिलाते इनकी जानिब चल दी, जबकि परीशे हिजाब और अजरा वह अहद की वालिदा के साथ बातों में महू थी। यूं ही हंसते मुस्कुराते वक्त गुजरा था। कुछ ही देर में सारी फैमिली मेम्बर्स स्टेज पर मौजूद हंसते मुस्कुराते बातें करने में मसरूफ़ थे। सब कामों से फरागत हासिल करते ही इन सब का टाइम ओवर हुआ तो आगे पीछे गाड़ियाँ अपने अपने घरों की जानिब निकली थी। यार मम्मा, इन लोगों की शादी भी हो गई है, अब तो मेरा भी कुछ करे ना। रब्बा ने हिजाब के कमरे में आकर अचानक ही बोला तो वो जो अलमारी में कपड़े रख रही थी हड़बड़ा कर मुड़ी। हद होती है रब्बान, पहले बड़े तो हो जाओ, हर वक्त एक ही रट लगा रखी है। हिजाब ने उसे गुस्से से लताड़ना ज़रूरी समझा। मामा, अब तो पूरे के पूरे 18 से थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, और कितना बड़ा करना है मुझे? लगता है आप लोग मुझे बूढ़ा ही कर देंगे। इसे मुंह बसोर के कहा, जबकि अयान ने कमरे में कदम रखते उसकी बात पर हैरत से उसे देखा। हिजाब, तुमने बताया नहीं उसे कि इसे इतनी ही जल्दी है, तो पहले अच्छे ग्रेड्स ले और कुछ बनकर दिखा दे। अयान की संजीदा आवाज़ पर वो गड़बड़ा कर मुड़ा। पर मॉम, आप कहे ना डैड से, मैं कौन सा शादी का कह रहा हूँ, एटलीस्ट बात करके रिश्ता तो पक्का हो जाए। रब्बा ने एक और कोशिश की, जिस पर अयान ने उसे हैरान होते देखा। बेटा जी, दुनिया में तो होश में ही आ जाए, आप ये क्या बातें कर रहे हो? आपके इल्म में है कि आपका रिश्ता हम पक्का कर चुके हैं। अयान की बात पर तो वो पहले संजीदा हुआ, मगर फिर एकदम ही हड़बड़ा उठा। वॉट डैड मॉम, आप लोग ये नहीं कर सकते, मतलब मेरी मर्जी के बगैर कैसे? वो जो भी है आप मना कर दें, माजरत कर दें, मैं ऐसे किसी से शादी नहीं कर सकता। इसके संजीदा अंदाज पर हिजाब ने ठिठक कर उसकी जानिब देखा, फिर अयान को, जो गुस्से से उसे घूरने में महू थे। रब्बान, खामोश होकर बैठो और चुप कर जाओ। अब जो हो चुका है उसके लिए हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकेंगे, समझे? रिश्ता पक्का है, बस अब बाकायदा रस्म करनी है, उसके लिए खामोश रहो। इनकी बात पर रब्बान को तो पतंगे ही लगे। उसे कब ऐसा सोचा था? वो तो हमेशा से ही मंथा के बारे में सोचता रहा था। मॉम, आपको साफ अल्फाज में बता देता हूँ कि मैं ऐसे किसी से भी शादी नहीं कर सकता।
अभी वो आगे कुछ कहता कि अयान ने उसका रुख अपनी जानिब किया। तुमने पागल समझ रखा है हमें, कभी क्या कहते हो कभी क्या। अभी कुछ दिन पहले हिजाब ने कहा मंथा को पसंद करते हो, इससे रिश्ते की बात करनी चाहिए, और अब जब रिश्ता हो गया तो मसूफ के नखरे बढ़ रहे हैं कि इनकार कर दो। अयान गुस्से से मजीद भी कुछ कह रहा था, मगर रब्बान का ध्यान तो मंथा वाली बात पर ही था। क्या डैड मंथा मतलब अहद भाई की बहन? ऐसे हैरत की जाती से पूछा, जिस पर हिजाब ने सर हिलाया। जी बिल्कुल वही, और अब कोई इनकार नहीं होगा। हिजाब के कहने पर वो दिलकशी से मुस्कुराया। हाय, कौन कम वक्त इनकार कर रहा है। लव यू मॉम डैड, और आई एम सॉरी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ना। वो इन दोनों के माथे पर बोसा देते मुस्कुराता कमरे से बाहर निकलने लगा। फिर कुछ याद आने पर मुड़ा। एक और फेवर कर दें, अब जल्दी से रस्म का इंतज़ाम भी कर देना। इसे मसनेपन से कहा तो इन दोनों ने कहका बेसाख्ता थे, जबकि इन्हें मुस्कुराते देख वो बाहर की जानिब चल दिया। अगले दिन का सूरज नई उम्मीदें लेकर निकला था, क्योंकि आज घर के तमाम बड़ों ने अहद की तरफ जाना था। मंथा और रब्बान की बाबत एक मुकम्मल रस्म करने की गर्ज से तो सभी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे, क्योंकि सब कुछ अचानक तय हुआ था। फिलहाल एक छोटी सी रस्म कार्रवाई की गर्ज से बस घर के लोग ही जा रहे थे, जिसमें तमाम लोग वर्किंग डेज होने की बदौलत अपने अपने घर से आने का फैसला लिया था, जबकि अजरा और फारिया हिजाब की मदद की गर्ज से कुरैशी हाउस आ गई थी। हिजाब, ये सारी मिठाई वगैरह पैक हो गई है, इसे रखवा कर बाकी सामान रख लो। अजरा की आवाज़ देने पर हिजाब ने मुड़ते उसकी जानिब रुक करते साथ सारा सामान गाड़ी में रखने की तलकीन की। वहीं बैठे रब्बान को दी। इनके कहने पर रब्बान जल्दी से उठते काम में महू हो गया। आज तो इसकी दिली मुराद बनाई थी। ये सब हो गया, अब बस ये बच्चे तैयार हो जाए, फिर निकलते हैं हम। हिजाब ने मुस्कुराते कहा तो वो असबात में सर हिलाया। फारिया की जानिब बतवज्जा हुई, जो जोहान से कुछ कह रही थी। फारिया बेटा, अब आप भी रेडी हो जाओ, फिर हमने भी जाना है। जी मम्मा, बस जा रही हूँ। ये जोहान को जो चीज़ों का बता रही हूँ कि ज़रार से के साथ मिलकर गाड़ियों में रखवा दी। फारिया ने मुस्कुराते हुए ने जवाब दिया, जिस पर वो मुस्कुरा दी। कुछ ही देर में तमाम कामों से फारिग होते इन सब ने गाड़ियों में बैठते अपनी मंजिल का रुख किया। वहाँ पहुँचकर सब ने लॉन का रुख किया, जहाँ रस्म के इंतजामात के लिए लंच प्लान था। लंच से फारिग होते ही अयान के कहने पर अजलान शाह ने अंगूठी पहनाने की रस्म के लिए अहद की फैमिली से कहते रब्बान और मंथा को एक जानिब सोफे पर बैठने को कहा, जिस पर इन दोनों के बैठते ही पहले हिजाब ने अयान को अंगूठी का बॉक्स दिया, जिसमें इसने खूबसूरत अंगूठी निकालते मंथा की हाथ की जीनत की, जिस पर तमाम लोगों ने तालियां बजाई, जबकि लयान, हमाज और हुरीन की समझ में तो कुछ नहीं आया था। अलबत्ता तालियां बजाने में सबसे ज़्यादा खुश वही थे। फिर इसी तरह मंथा की जानिब से रस्म होते ही सब ने मंगनी की मुबारकबाद दी। बहुत बहुत मुबारक हो मिसेस टूबी। सबको अपनी जानिब मतवज्जा ना देखकर रब्बा ने शौक लहजे में मंथा के करीब सरगोशी की, जिस पर वो इसे घूर कर रह गई। अभी वो जवाबी कार्रवाई करती कि इससे पहले ही फहद बोतल की जिन की तरह हाजिर हुआ। और रब्बान अब खुश हो है तो देखा, मैंने कहा था ना, सिंगल नहीं मरने दूंगा तुझे। फहद ने मौका मिलते ही उसकी टांग खींचना ज़रूरी समझा। हाँ, फाइनली मैं सिंगलिस्तान से मिंगलिस्तान में आ गया, हाय मज़े। रब्बान ने भी ड्रामाई अंदाज में कहा, जिस पर सब फहमाइशी अंदाज में कहका लगा दी। खबरदार रब्बान, जो ज़्यादा शौक होकर मेरी ननन को तंग किया, अगर कोई शिकायत आई ना तो अच्छी से कान खींचूंगी तुम्हारे। रोशानी ने मसनूई घूरी से उसे नवाजते कहा तो मंथा उसकी इस कदर बेइज्जती पर चेहरा झुकाकर हंसती थी। यार आप ही बस करें ना, अभी से ब्लैकमेलिंग शुरू कर दिया आपने। इसके मुंह बसोरने पर ज़रा ने कीना तोड़ निगाह से उसे देखा, जबकि जोहान अचानक से सामने आते घूरने लगा। रहने दे भाई, जैसे आपने ब्लैकमेलिंग में आ जाना है। भाभी मैं बता रहा हूँ, भाई तो मेरे हैं पर मेरी हर तरह मासूम बिल्कुल नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी एहतियात, थोड़ा सा एहतजाज। जोहान के किसी डायलॉग लाइन की तरह कहने पर सबके कह बेसाख्ता थे। जोहान बच कर रहना, जैसे ये घुर रहा है ना, आदमखोर कहीं सालिम ही ना निकल जाए। ज़रा ने उसे आगाह किया तो वो अपना सर झटक गया। नहीं भाई, अब नहीं, अब तो भाभी और मेरी टीम है ना, तो ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। उसके कहने पर रायम ने उन्हें मतवज्जा हुआ। कैसी गुंडागर्दी भाई, मुझे भी बता दो। रायम, आप तो बस रहने ही दे, आपसे बड़ी गुंडागर्दी कौन कर सकता है यहाँ। माजा के कहने पर वो हुरीन को थामे इनकी जानिब मतवज्जा हुआ। बेसाख्ता मुड़कर हैरत से उसे देखा। हाँ भाई, मैं कहती हूँ ना, आपका ही असर है। लियान को लिए खड़ी अनाबी ने चश्मा दुरुस्त करते कहा तो वो दांत न कुस गया।
तो भाई का वही होना है ना जिसे तुम पर फहद भाई का हो रहा है। लीजे की बात पर वो बेसाख्ता सुर्ख चेहरा समेत फहद की जानिब देखने लगी, जिसने वाकई मोहब्बत करने का हक अदा किया था। वह बेइख्तियारी में से देखे जा रही थी कि फारिया ने टहूका मार कर होश दिलाया तो वो हड़बड़ा गई। बस कर दिया ना, अभी आप ही के ही है। इसके शरारत से कहने पर वो छनक मिटाने की खातिर फारिया को मसनूई घुरी से नवाजी गई। किसी ने हमें याद किया। फहद की शोक आवाज़ पर फारिया के जवाब देने से पहले ही फ़हीम की आवाज़ पर वो भौचका कर चेहरा लिए उसे देखे गया। हाँ, वहाँ बहुत काम फैला हुआ है तो तुम्हें याद किया जा रहा है, जाओ। फ़हीम की बात पर तमाम नफूस चेहरा नीचे किए मुस्कुरा दिए। भैया आप अपनी वाली पर ध्यान देना, कामों को छोड़िए, हो जाएंगे। हाँ, बस कहने से ही हो जाएंगे ना। लीजे की आवाज़ ने इसने गहरा सांस भरा। क्या सब इसके काम करवाने की तगदो में थी? लीजे वहाँ वो लोग कर रहे हैं ना, तो मैंने सोचा सब छोटी भाभी और अपनी बोर हो रही हो बीवी को कंपनी दे दूँ। तुम बताओ तुम्हारे जल्लाद मियाँ कहाँ हैं? फहद ने मुस्कुराते कहते अध्ययन की बाबत पूछा, जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, पर पीछे से गर्दन पर वजन पड़ते ही एहसास हुआ कि एक बार मुड़ कर देख लेता तो कितना अच्छा होता। कौन जल्लाद? किसकी बात हो रही है? अध्ययन ने अपने मखसूस लहजे में इफ्तिसार किया तो वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया। वो तो रब्बान के बारे में बस बात हो रही थी। इसके कहने पर मंथा का कहका बेसाख्ता था, जिस पर रब्बान ने उसे घूरा था। सही कह रहे फहीद भाई। मंता के कहने पर वो सदमे से मुँह खोले अपनी कुछ देर पहले की मंगेतर को देखे गया, जो उसका मजाक बनाते खुद ही खुश हो रही थी। इसी तरह काफ़ी देर हंसते मुस्कुराते वक्त गुजरा। फिर वो सब वक्त का ख्याल करते घर की जानिब रवां हुए। दोस्त छोड़े मुझे, बाहर सब बैठे हुए हैं और यहाँ आप शुरू हुए हैं। फारिया उसकी दाढ़ी की चुभन अपने गाल पर महसूस करते खिलखिलाते हुए मजामत करते हुए बोली तो फ़हीम ने इसकी खिलखिलाहट को अपनी आंखों के रास्ते दिल में उतारा था। मेरा तो अब कहीं जाने को दिल नहीं करता। ऐसा करो, आप कॉलेज छोड़ो, मैं अस्पताल छोड़ता हूँ। इस दुनिया के झंझटों को छोड़ते हैं और वहाँ चलते हैं जहाँ हमारे अलावा कोई ना हो। कपल गोल्स। वह गंभीर लहजे में बोलते इसकी नाक से नाक सहला गया। फारिया ने इसके कपल गोल्स कहने वाली बात पर मुस्कुराहट दबाई थी। वो इसी की बात इसको लौटा रहा था। हम अकेले क्यों जाएंगे, सब साथ चलेंगे ना। जब साथ साथ होंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। फारिया ने हमेशा की तरह बुरी तरह इसके चेहरे से मुस्कुराहट नोची थी और इसके रोमांस में अपनी ही हाकी थी। फ़हीम ने शर्बा निगाह से उसकी जानिब देखा, जो मासूमियत से उनकी जानिब देख रही थी। इनकी शादी को 2 माह बीत चुके थे, लेकिन वो अभी भी झल्ली ही थी जैसे पहले दिन थी। हाँ, क्यों नहीं। मॉम, डैड, लीजे, अध्ययन भाई, बड़े पापा और मम्मा को भी ले चलते हैं। हमारा हनीमून भी स्पेशल हो जाएगा जब लियान हम दोनों के दरमियान में आकर सोया करेगा। क्यों? फ़हीम ने तिनक कर सवाल किया तो फारिया की आंखें भी इसकी बात पर चमक उठी थी। वाह, लियान भी तो है दोस्त, अब हम पक्का लेकर जाएंगे सबको। वैसे दोस्त, ये हनीमून क्या होता है? वो सब बात भुलाए इश्तियाक से बोली तो फ़हीम को तो मानो सकता ही हो गया। या खुदाया, मैंने किस बच्ची से शादी कर ली है? वो आसमान की जानिब देखते बेचारगी से बोला तो फारिया एक नाराज़ निगाह इस पर डालते इससे पहले कि जाने के लिए मुड़ती फ़हीम ने एक बार फिर से उसे करीब किया था। हनीमून पर सिर्फ कपल जाते हैं, हस्बैंड वाइफ, ताकि वो एक साथ वक्त गुजार सके। इसके समझाने वाले अंदाज में कहा तो फारिया ने परसोच निगाह से उसकी सिम देखा। तो वो सब भी तो कपल्स है, ये क्या बात हुई भला? वह छंबे से बोली तो फ़हीम ने बेसाख्ता इसके आगे हाथ जोड़े। कुछ नहीं मलाइका आलिया, हम बाहर ही चलते हैं। वो थकार कर इसकी कलाई थामते जले बुले अंदाज में बाहर की जानिब चल दिया। क्या हो रहा है यहाँ? इतनी खामोशी क्यों छाई हुई है? फ़हीम ने हैरत से इन सबको देखते सवाल किया, जो खुद नीचे रखे कशन पर जगह संभाल ली थी। हम यहाँ बहुत ही अहम बात का मुलाक़ा कर रहे हैं। रोशा ने उसके कंधे पर चपत लगाते उसे खामोश रहने का इशारा किया तो उसने हैरत से तायराना निगाह लॉन्च में घुमाई थी, जहां सिर्फ यंग पार्टी ही थी। सोफे पर रोशा ने अहद और राइम सुकून से बैठे थे, जबकि दूसरे सोफे पर माजा अदियान बरजुमान थे। फ्लोर कशन पर लीजे, अनाबी और फहद, रब्बान और मंथा बरजुमान थे। बाकी ज़रार और जोहान बच्चों को संभालने का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे थे। फारिया ने भी फ़हीम के साथ ही जगह संभाल ली थी। अच्छा, ऐसा भी क्या डिस्कस किया जा रहा है? इसे हौनक जरदा सा पूछा तो फारिया ने भी सवालिया निगाहें अदियान की जानिब उठाई थी। मोहब्बत। अदियान ने एक लफ्जी जवाब दिया और इत्मीनान से सोफे से पुश टिकाते लैपटॉप में मसरूफ़ हो गया।
वो इनकी ज़िद की बदौलत ठहरा था, वरना इसका रुकने का कोई इरादा नहीं था। मेरे लिए तो मोहब्बत का नाम यही है कि मुझे मोहब्बत में शराकत दारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, वो फिर चाहे लैपटॉप हो, सिगरेट से हो या मोबाइल से। लेकिन कोई ये मेरे मियाँ को बताए, मगर वो सुनते कब हैं। एक कान से सब करके दूसरे से निकाल कर अगले इंसान को अच्छी तरह नज़रअंदाज करने वाले को ही अदयान शाह कहते हैं। लीजे की जली कटी बात पर अदयान को लैपटॉप में मसरूफ़ किसी को मेल भेज रहा था। हाथ की हरकत रोकते ज़रा सी नज़रें उठाते उसकी जानिब देखा, जो लियान को गोद में लिए तपी तपी सी बैठी थी। वो अभी भी इसकी नज़रअंदाजी पर बरतते एक बार फिर काम में मसरूफ़ हो चुका था। इसकी हरकत पर सबका फहमाइशी कह कहा लॉन्च में गुंजाता लीजे मजीद जल भुन गई थी। चलो माज़ा, अब तुम बताओ अपनी मोहब्बत के बारे में। क्या बताऊं, वो तो सर तपा मेरे साथ ही मौजूद है। रोशा ने अहद के सर पर सर रखते हुए बोली तो सबने दांत देती निगाहों से उसकी जानिब देखा। मम्मा बेरी। हुरैन माज़ा के करीब आती उसके हाथ से स्ट्रॉबेरी छीनते हुए वहाँ से भाग गई, जबकि सब इसकी हरकत पर हंस दिए थे। अप्पू। लियान फारिया के करीब आते उसकी गोद में बैठते मुस्कुराते लहजे में बोला तो उसने चटाचट उसके गाल चूम डाले थे। ओए चैम, पुप्पू नहीं चाची बोल। फ़हीम इसके कान खींचते बोला तो इसने माथे पर शिकने लाते उसकी जानिब देखा। नो अप्पू, वह हरदर्मी से बोला तो फ़हीम ने दांत पीसते, जबकि फारिया ने इसका छोटा सा सुर्ख व सफ़ेद हाथ चूमा था। चलो फारिया, ये तुम भी कुछ बताओ। अनाबी ने उसे टहुका मारते मुखातिब किया तो जो लियान में मसरूफ़ थी उसकी जानिब मतवज्जा हुई, जो हमास को सेरेलैक्स खिलाने में मसरूफ़ थी। शादी के अगले महीने ही वो उम्मीद से हो गई थी और फहद ने इस चीज़ को अच्छी तरह सेलिब्रेट भी किया था। मेरे नज़दीक बहुत एक अहम, बहुत ही दिल फरेब जज्बा है, जिसका अंदाज़ा आपके चेहरे पर फैले रंगों से होता है। हमें इस अलहोई जज्बे की तौहीन करने की इजाज़त कतई नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत सर से चादर उतारने का नहीं, बल्कि चादर ओढ़ाकर यह एहसास दिलाने का नाम है कि हम इसके साथ भी हसीन लगती हैं। लेकिन आजकल तो हवस को भी मोहब्बत का नाम देकर इसकी तज़लील कर दी जाती है। मगर मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत साबित हुई हूँ। वो मतबसम निगाहों से फ़हीम की जानिब देखते गहरे लहजे में बोली। ये सब बोलते वो इस वक्त किसी को भी वो छोटी सी फारिया नहीं लगी थी। इन सब ने ये बात शिद्दत से महसूस की थी कि वो अक्सर बातों बातों में बहुत ही गहरी बातें कर जाया करती थी। फ़हीम ने बगैर किसी के मौजूदगी का एहसास किए उसे अपने हिसार में लिया था, जो अभी भी नम निगाहों से एकटक उसे देख रही थी। चलो बच्चा, खाना लग गया है, चलो उठो, शाबाश खा लो। महरम की आवाज़ पर वो सब महफिल बर्खास्त करते वहाँ से उठ खड़े हुए। अब इन सब का रुख डाइनिंग की जानिब था। तकरीबन आधे घंटे के बाद खाने से फारिग होते वो सब नमाज वगैरह पढ़ते एक दूसरे के साथ सर जोड़े राज व नियाज में मसरूफ़ थे। मर्द हजरात अलग बैठे अपनी बातों में मसरूफ़ थे। मामी जान, मैं क्या सोच रही हूँ कि हम सब शुमाली इलाका जात में सैर करने चले। अरसा हो गया है, खुलकर बर्फ़बारी देखें भी। रोशानी ने हसरत आमेज़ लहजे में कहा तो सब लड़कियों ने बेसाख्ता उसकी तायद की, जबकि महरम ने तो बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया। आप लोग सब चले जाओ, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, इतना सफ़र नहीं होगा मुझसे। अज़रा, तुम क्या कहती हो? महरम ने कहते साथ अज़रा को मुखातिब किया, जो उन्होंने भी महरम की तायद की थी। वो दोनों अज़लान और अफ़ान शाह का सोचते कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि वह एक बार फिर अपनी बातों में मसरूफ़ हो गई। शाह, आप सोइए नहीं अब तक? महरम ने कमरे का दरवाज़ा बंद करते हैरत से इफ्तिसार किया तो अज़लान शाह ने शिकायती अंदाज में उनकी जानिब देखा। आप अपने शाह को बिल्कुल ही फरामोश कर चुकी हैं जानम। वो मतवासम अंदाज में बोले तो महरम ने उनकी शिकायत पर मुस्कुराहट दबाई थी। मैं आपको कभी भूल सकती हूँ भला? वो बेड की दाएं जानिब बैठते हुए बोली तो अज़लान शाह ने उनकी जानिब अपनी हथेली फैलाई थी। महरम ने बिना किसी तर्द के अपना हाथ इनकी हथेली पर रखा। शाह, हमारे बच्चे किस कदर खुश है ना? वो इनकी शानी से लगी बोली तो अज़लान शाह ने उनके गिर्द हसार कायम किया। बिल्कुल, अल्लाह उन्हें खुशी रखे। अज़लान शाह ने मोहब्बत से उनकी पेशानी पर बोसा दिया। मान कमरे के दरवाजे पर खिड़की की आवाज़ पर उन्होंने चप्पल पैरों में अड़सते सरद से दरवाज़ा खोला था। मॉम प्लीज़, ये आपके पास आने की ज़िद कर रहा था। अदियान ने एक नज़र अज़लान शाह को देखते बेसाख्ता तफसील दी तो महरम ने इसके कंधे पर चिपत लगाते लियान को गोद में लिया था, जो इन्हें अब तक अज़लान शाह का ही कॉपी लगता था। आ जाए दादू का शेर। अज़लान शाह की आवाज़ पर लियान, जो मुंह में फीडर डाले महरम की गर्दन में चेहरा छुपाए हुए था, सरद से उतरते अज़लान शाह की जानिब भागा तो अदियान महरम का माथा चूमते वहाँ से निकलता चला गया, जबकि अज़लान शाह ने भी अपनी जिगर के गोशे को अपने सीने में भींचा था। मना लेना अदियान भाई को, वो माने तो मतलब सब माने।
माजा मन्नत करने वाले अंदाज में बोली तो लीजे ने कश्मीरी निगाहों से उनकी जानिब सिमत दिखा जो इसे शेर के जंगल में हाथ मारने को कह रही थी। अदयान के आते ही वो सब मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई, जबकि अदयान ने भवें उचकाते संजीदगी से उनकी जानिब देखा था। अदयान, आपसे एक बात कहूँ, मानेंगे? वो जैसे फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आया, लीजे की आवाज़ पर संजीदगी से इस बात में सर हिलाया था। अदयान, हम क्या सोच रहे थे कि कहीं सैर करने चले मिलकर? इसे आंखें मीचते जल्दी से बात मुकम्मल की तो अदयान ने ज़रा सी तौफ़क़ के बाद उसकी सिम देखा। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने की, और वैसे भी ऑफिस के काम में बहुत मसरूफ़ हूँ तो मुश्किल होगा। इसे अगले ही लम्हे इसका प्लान मिला मीट करते बाल संवारते हुए बात ख़त्म कर डाली। लीजे का चेहरा इसकी बात पर सरत से उतरा था। वो मुंह बनाते बेड पर कंफर्टर ओढ़ते लेट गई थी। अदयान तासीफ से सर हिलाते साइड टेबल से सिगरेट उठाते टेरिस की सिम चल दिया। कुछ लम्हों के तौफ़क़ के बाद वो अपनी तलब मिटाते बेड की जानिब आया और लेटते ही उसे अपनी सिम खींचते इसका सर अपने सीने पर रखा था। बस छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होते हैं, मुझे बेचैन कर दिया करें, मेरा छोटू सा बेबी। वो एक बच्चे के पैदाइश के बाद भी वो इसके कामनी सी लगती थी। वो इसके माथे पर लब रखते इसी तरह सर रखे आंखें मूंद गया। सुबह उठते साथ ही सब ने इसे गले लगाते शुक्र अदा किया था। इसे अंदाज़ा हुआ कि वो इसके बात मानते जाने के लिए रजामंदी दे चुका है। इसे बेसाख्ता अदयान पर बेतहाशा प्यार आया था। वो सब बहुत खुश दिखाई दे रही थी। थैंक यू सो मच, इसे मैसेज टाइप करते अदयान के नंबर पर सेंड किया जो अगले ही लम्हे ब्लू टिक हुआ था। एनी थैंक फॉर यू माइन बेबी। इसका मैसेज पढ़ते इसके चेहरे पर गुलाल सा बिखरा था। इसे सर झटकते मोबाइल एक जानिब रखा और बाकी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। रात को जब वो घर लौटा तो अपने साथ इस्लामाबाद की टिकट्स लेता आया। सब जाने के लिए बेतहाशा परजोश थे। वैसे मेरी बेगम को फंसाकर खुद इस सब से बड़ी अल्ज़मा हो गए हो। अदयान ने एक साथ बैठा देख सबको तीखे चतुनों से घुरा था तो सब मिसनी सी हंसी हंस दिए थे। अदयान ने सबसे बात कर ली थी। अहद फहद ऑफिस से और रायम और फ़हीम अस्पताल से कुछ दिनों की लीव ले चुके थे। रब्बान तो फ़िलहाल था ही सदा का वीला, तभी वो जी जान से हाजिर था। तुमने अपनी बेगम के अलावा किसी की सुननी भी नहीं थी। रायम ने हिसाब बराबर किया तो अदयान नफ़ी में सर हिला गया था। इस सब के साथ अब सब उठते पैकिंग करने की गर्ज से चल दिए जो बाकी रह गई थी, क्योंकि सुबह पहले टाइम इसकी फ़्लाइट थी। अगले दिन सब घर वालों की दुआओं के ज़ेरे साया वो सब यहाँ से निकलते इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचे थे। वहाँ पहुँचते ही अदयान ने सरत से हाइस का इंतज़ाम कराया था जो अपने पर्सनल असिस्टेंट से बुक करवा चुका था। इसमें बैठते वो लोग सीधा पटर याटा की जानिब बढ़े थे। इतराफ़ में नज़र आते ऊंचे ऊंचे दरख्तों को देखते इन सब की आंखें सताइश के मारे खुली थी जो बर्फ़ से ढके हुए थे। मौसम ज़रा सा सर्द था तो इन सब ने खुद को अच्छी तरह ढकने में ही तरजीह दी थी। लियान, खामोश हो जाओ और ये पहनो मेरा बेटा, शाबाश। लीजे ने उसकी ज़िद से चिढ़ते झटके से उसका रुख अपनी जानिब किया और सख्ती से टोका तो वो नाराज़ होते उसके मुंह पर अपना सर मार गया। लीजे के लबों से सिसकी निकली थी। अदयान सरत से इन दोनों की जानिब पतवजा हुआ था। लीजे, क्या हुआ? माजा ने परेशानी से इफ्तिसार किया तो वो मुस्कुरा कर नफ़ी में सर हिला गई थी। क्या किया है अपने मम्मा के साथ? अदयान ने सख्ती से उसे मुखातिब किया। उसके लहजे का ये असर था कि वो अगले ही लम्हे गला फाड़ कर रोना शुरू हो चुका था। अदयान, क्या हो गया है? छोटा सा बच्चा है वो। अहद ने उसे लताड़ा तो वो सर झटक कर रह गया क्योंकि वो लीजे के चेहरे पर निशान देख चुका था जो आंख के बिल्कुल करीब था। कसम से बच्चों से भी अच्छी दुश्मनी निकालते हैं भाई, फहद ने मुंह बनाते हुए कहा तो अनाबी ने उसे टहूका मारते घुरी से नवाजा था। फारिया ने उसके हाथ से लियान को लेते अपने सीने में भींचा था जो अभी भी ज़ोर शोर से रो रहा था। इसके शोर के नतीजे में बाकी दोनों सोए हुए बच्चे भी जाग चुके थे। अदयान ने इन सबको लियान की तरफदारी करते देख इसे अपनी गोद में लिया और हौले हौले उसका सर सहलाने लगा। जान से प्यारी औलाद, और वो भी जो किस कदर मुश्किलों के बाद मिली थी। अदयान ने उसे मजीद अपने सीने में भींचा था। लीजे ने उसके सर पर हौले से लब रखा और एक नज़र अदयान को देखा जो जीन्स के साथ शर्ट पर भूरे रंग की जैकेट पहने हुए था। तुम ठीक हो? ज़्यादा तो नहीं लगी? अदयान ने तफक्कुर से उसे मुखातिब किया तो वो नफ़ी में सर हिलाते उसके कंधे पर सर टिका गई थी। रोशानी अहद में इसमें मसरूफ़ थे जबकि माजा रायम के कंधे से लगी सो रही थी। फहद अनाबी बाहर से दिखाई देते मनाजिर को कैमरे में कैद करने में बुरी तरह महूद थे। फारिया ने एक नज़र बाहर के मनाजिर में गुम फ़हीम को देखते उसका हाथ थामते अपने हाथ में सख्ती से मुकीद करते आंखें मूंद ली थी। तबीयत ठीक है? वह उसका ढीला ढाला अंदाज देखते फ़हीम ने मतानत से पूछा तो वह इस बात में सर हिला गई थी। फ़हीम ने मुस्कुराते हुए इसके सर पर लब रखे थे जो मैरून कोट
के साथ ब्लैक जीन्स पर सर पर हिजाब के इसके दिल के तार छेड़ रही थी। कुछ ही देर बाद इनकी गाड़ी होटल के बाहर रुकी तो इतराफ में हर जगह रूई के गालों की मानींद बर्फ सी ढकी हुई थी। सबने उतरते ही जोश और खुशी से चीख व पुकार मचाई थी। उतरते साथ ही लॉन की जानिब बढ़े जहां बर्फ ने हर जानिब अहाता किया हुआ था। फहद और राइम सामान उठाते अंदर के कमरों की तरफ बढ़ गए। उफ राइम, कितनी खूबसूरत जगह है ना। माजा ने राइम का हाथ थामते कुदरत की इस खूबसूरती को दिल व जान से सराहा था। फहद, अनाबी ने प्यार से उसे मुखातिब किया तो वो जी जान से उसकी सिमत मतवज्जा हुआ था। उसके देखते ही अनाबी उसके मुंह पर बर्फ का गोला मारते इससे पहले वहां से भागती। फहद ने उसे अकब में अपने हिसार में जकड़ा था। भागना नहीं है बिया, वो उसकी याद दिलाने पर वो बुरी तरह खसियाई थी। रोशानी ने बर्फ का गोला बनाते अहद की जानिब फेंका था, लेकिन वो अहद के हटते ही फारिया के मुंह पर जा लगा था। फारिया जो पहले इस सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इस अचानक हमले पर छींक मारते पीछे हुई। फ़हीम ने बेसाख्ता उसे थामा था। कुछ देर ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद सब अपने अपने कमरों में आराम की गर्ज से चल दिए। मैं चाय देती हूँ तुम्हें अहद। अहद जो खांस खांस कर बेहाल हो रहा था, उसकी बात पर असबात में सर हिलाते किचन की जानिब भी चला आया और इसके दुपट्टे से अपनी नाक रगड़ने लगा। अहद गंदे, छोड़ें। रोशानी के हलक से एक चीख बरामद हुई तो शेल्फ पर बैठा हमास भी डर के मारे चीख उठा। रोशी ने गले से स्कार्फ उतारते खुद से दूर फेंका था। क्या हो गया है, एक दुपट्टा ही तो था। वाह क्या शाने बेनियाजी थी। रोशी दांत पीस कर रह गई। इसने मुंह बनाते अपने नए स्टॉलर को देखा जो आते आते नया खरीद लाई थी। बहुत कीमती दुपट्टा था ये, वो मुंह बनाते हुए बोली, साथ ही आंच धीमी की थी। मेरे से ज़्यादा तो नहीं होगा ना। वो खुमार आलू लहजे में बोलते उसके करीब झुका, लेकिन इससे पहले ही रोशान ने उसे खुद से पीछे धकेला था। जी तुमसे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा, वो दांत पीसते हुए बोली तो अहद ने होकों की तरफ उसकी सिम देखा। ये लो फिर और ज़्यादा लो। ये कहते ही अहद ने चिढ़ के मारे मजीद रगड़ कर अपनी नाक साफ की थी। रोशी ने कहर आलूद निगाह से उसकी जानिब देखा था। अहद जानते हो इसकी कीमत क्या थी? वो फाड़ खाना वाले अंदाज में बोली और साथ ही हमास को फीडर थमाया जो टुकुर टुकुर उनकी दोनों को बहस करते दिख रहा था। जितने का भी था तो मेरे पैसों का ही ना। वो भी तिनक कर बोला। एक नाक की तो साफ की थी और वो कैसे इस पर चढ़ दौड़ रही थी। तुम मुझे पैसों के भी ताने दोगे? नहीं कहना, क्या चाहते क्या हो तुम? वो दोनों हाथ कमर पर रखती तन निगाहों से उसकी सिम देखते बोली, नहीं मैं तो कह रहा था कि ऐसे 5-6 मजीद ले लेना। किस बात की परेशानी है? वो मजीद इस बात से बचाव की खातिर मिसनेपन से बोला तो रोशी ने हाथ जलाया था जैसे इसकी बात को किसी खाते में ना लाया हो। हाँ तो तुमसे पूछ कौन रहा है? वो तो मैं पहले भी खरीदने का इरादा रखती थी। इसे कंधे उचकाते बेनियाजी से जवाब दिया और चाय कप में उंडेलते उसकी जानी बढ़ाई। बहुत शुक्रिया चाय के साथ सर दर्द मुफ्त का देने के लिए। वो जले कटे अंदाज में बोलता हमास को गोद में लेता तनफन करता अपनी कमरे की सिमत बढ़ गया। लाओ मैं सर दबा दूँ। रोशी ने उसकी नाराज़गी के खौफ से अपनी जानी मतवजा किया तो इसने दांत नकूसते सरत से उसकी गोद में सर रखा। इसे दुपट्टा कोई और ओढ़ लिया था। अहद ने हमास को भी अपने सीने में बिठा लिया और इसके सर पर ओनी टोपी दुरुस्त की थी क्योंकि जिस कदर सर्दी बाहर थी बच्चों के लिए तो फ़ौरन बीमार होने का खदशा था। रोशी तमाम सोचों को जहन से झटकती उसका सर दबाने लगी। हमास भी वही लेटा लेटा सो चुका था। उसे भी आंखें मूंदे देख रोशी इसका सर तकिए पर रखती ग्लास डोर के पास आ रुकी थी ताकि बाहर के मनाजिर से लुफ्त अंदोज हो सके। मान अपने गिर्द किसी का हिसार महसूस करते इसने चौंक कर अपने बाएं जानिब देखा जहाँ अहद अपने पूरे कद समेत उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। अरे तुम सोए नहीं? इसने शॉल अपने गिर्द लपेटते हैरत का इजहार किया तो अहद ने मुस्कुराते हुए इसके चेहरे पर आते बालों को कान के पीछे अड़सा और इसकी पेशानी को छूमा। रोशी का रोम रोम मातर होते इसके महकते लम्स पर। यहाँ मैं अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारी करने आया हूँ, ना कि सोने। चलो फिर कुछ माहौल बनाओ, हमें इस बात का एहसास दिलाओ कि हम आपके दिल में किस कदर बसते हैं। वो शरारत आमेज लहजे में बोलते इसके चेहरे पर झुकते लतीफ़ सी शरारत कर गया। रोशी ने लहू छलकाते चेहरे समेत उसकी जानिब देखा। आप तो हमारे दिल में इस कदर बसते हैं कि आपके बगैर एक लम्हे काटना भी हमारे लिए सदियों की मसाफत है। वो इसके दिल पर हाथ रखते इसकी आंखों में आंखें डालते मोहब्बत से बोली तो अहद ने मतबसम निगाह से इसकी जिस जानिब देखा। I love you so much, wifey. My life feels so complete when I around you. Promise me that you won't leave me alone. अहद ने कहते इसकी आंखों को हौले से छुआ तो रोशी ने जवाबन इसके हाथ को पुश्त के लबों से छुआ। I promise that I will your do the rest of my life.
جیسے کہتے ہی ایک نظر حماس کو دیکھتے باہر برستی بارش پر نگاہیں جما دی تھی۔ رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے میں گم سکون محسوس کر رہے تھے۔